अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोहिया 10 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आज का दिन आपका यकीनन एक अच्छे अंदाज में गुजरेगा। और हमारी भी दुआ है कि आप सब एक भरपूर अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में, जिस तरह आज मुल्तान का मौसम है उसी तरह सुहाने अंदाज में अपने दिन को गुजारें और दरूद पाक लाजमी पढ़ते रहें ताकि आप पर रहमतें, बरकतें, फजीलतें नाजिल हों। सुबह कल हम जब ऑफिस के लिए आए थे तो मुल्तान में बादल थे, लेकिन रात को हल्की रिमझिम का सिलसिला जारी रहा। एक खूबसूरत मौसम बना, यकीनन जो काफ़ी दिनों से हम सब ये ख्वाहिश कर रहे थे कि मुल्तान का एक मौसम बने, हवा, ठंडी हवा हो, उसके साथ साथ हल्की सी बारिश भी हो जाए। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उस बारिश का सिलसिले का आगाज़ हुआ है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो बारिश है इसका सिलसिला आज शाम तक जारी रहने की उम्मीद है। तो यकीनन इससे काफ़ी ज़्यादा एक मौसम भी बेहतर होगा। उसके साथ साथ जो हम रोज़ाना देख रहे थे कि जो एक वबाई अमराज, जिस तरह हर बंदा गले, खांसी और फ्लू का शिकार हो रहा था, उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि स्मोग थी और स्मोग की वजह से जो टेम्परेचर मौसम था, फ़ज़ा थी, वो काफ़ी आलूदा हो चुकी थी। बारिश के बायस अब ये लग रहा है कि जो फ़ज़ा है वो कुछ बेहतर होगी। और लेकिन इस सारे के बावजूद मौसम कुछ बेहतर हो गया, लेकिन मास्क लाजमी पहना करें, क्योंकि जब आप बाइक पे बैठे होते हैं या वैसे सफ़र कर रहे होते हैं तो उसमें जो फ़ज़ा जितनी हमारी आलूदा हो चुकी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक मुल्तान का 5वां 6वां नंबर हमेशा रहता है। तो इसलिए अपना मास्क लाजमी पहने और खुसूसन बच्चों का खासा ख्याल करें, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं वालिदैन को कि बाइक के आगे बच्चों को बिठा के जा रहे होते हैं और सीधा उनके फेस पे वो जो हवा होती है, उसके अलावा जो गर्द आलूद चीज़ें होती हैं उनके फेस पे जा रही होती हैं। और उसके बाद जब वो घर जाते हैं तो फिर वो कहते हैं जी बच्चे का गला ख़राब हो गया है, उसको फ्लू हो गया है, खांसी आ रही है। उसकी बेसिक रीज़न यही होती है कि हम एहतियात में कुछ कोताही बरतते हैं। तो इसलिए इसमें ख्याल करें। और उसके साथ साथ एक और चीज़ हम बात करेंगे कि अपने अंदर रहमदिली का जो फैक्टर है उसको अपनाएं, क्योंकि अल्लाह भी और इस्लाम हमें बार बार ताकीद करता है कि जो रहम करने वाला होता है उसके साथ रहम किया जाता है। जिद और अना को हमने अपनी शख्सियत से कुछ निकालना होगा, क्योंकि जो ज़िद्दी इंसान होता है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल खड़े होते हैं। वो अपनी एक ज़िद की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से मुश्किलात भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं और मसाइल भी होते हैं। इसलिए रहमदिली को फोकस करें, रहमदिली को अपनाएं। और इसका बार बार ताकीद की गई है, अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ रहम से पेश आएं, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और जो ये भी कहा गया कि जो आपके साथ बैठा हुआ शख्स है उसके साथ भी आप एक अच्छे अंदाज में बात करें, क्योंकि ये आपका एक बुनियादी आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसलिए इस बात को लाजमी अपनाएं कि जो हमने रहमदिली है उसको अपनाना है, ताकि हमारे माशरे में जो हर वक्त गुस्सा, टेंशन और एक दूसरे से रुकावटें पैदा करने की बातें हो रही होती हैं, प्लान्स बन रहे होते हैं कि ये कर दें वो कर दें, उनसे निकल कर लोगों की आसानियों की तरफ जाएं। आसानियां जब हम बांटने वाले होंगे तो यकीनन हमारे लिए भी आसानियां होंगी और पूरा माशरा एक खूबसूरत माशरा बनेगा। अब बातें चलती रहेंगी जिस तरह हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान भी मौजूद होते हैं। और आज हम आपको ये बता दें कि आज आलमी दिन मनाया जा रहा है ब्रेल का, और इस हवाले से जो नाबीना अफराद होते हैं उनके जो तालीम के हवाले से चीज़ें होती हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे कि वो किस तरह से तालीम हासिल कर सकते हैं, कितने इंस्टीट्यूट मौजूद हैं और किस तरह का सिलसिला होता है। तो हम आपको जो अपने मेहमानों का तारुफ कराएंगे, लेकिन आपको भी जानकर खुशी होगी कि कितनी हिम्मत के साथ, कितनी लगन के साथ तालीम मुकम्मल की गई और उसके बाद एक खूबसूरत फैमिली का उनका सिलसिला जारी है। तो हम मेहमानों की जानिब जाएंगे। हमारे साथ मेहमान जो हमारे में मौजूद हैं, बेलिस्ट हैं अरशद महमूद साहब। अरशद महमूद साहब को खुशामदीद, सुबह बखैर। और उनके साथ उनकी वाइफ है और वो भी मास्टर है इन ब्रेल में। और उसके अलावा हम उनसे भी बात करेंगे। आलिया परवीन साहबा, आपको भी खुश आमदीद। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। और मुल्तान का मौसम तो वैसे बेहतर हो गया। अरशद साहब, कैसा लगा आप? बेहतरीन मौसम है अभी। जैसे आपने कहा बहुत सारी बीमारियों से अब बहुत सारे बच्चों की जान छूट जाएगी, हमारी सबकी। तो बेहतरीन मौसम है। मेरा ख्याल है कि आज इसको हम सब खुश आमदीद इस जगह पर बैठ के कह लेते हैं। बिल्कुल, हम सबको इस मौसम को खुश आमदीद कहना चाहिए। और यकीनन इस मौसम के जो खूबसूरत रंग हैं
उनको हमें एंजॉय करना चाहिए। और जिस तरह मैंने आपको बताया भी कि आज ब्रेल का आलमी दिन है और इसमें हम आज बात करेंगे कि किस तरह से इस हवाले से इस पर काम किया जा रहा है, इसकी क्या अहमियत है, और इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे नाबीना अफराद हैं उनके लिए तालीम को किस तरह से आसान किया जा सकता है। मुख्तलिफ किताबें और उसके अलावा इस मुख्तलिफ सेशन होते हैं इनमें जिनमें इस तरह सिखाया जाता है, वो सारा कुछ आज हम जानेंगे अरशद महमूद से और आलिया परवीन से कि उन्होंने किस तरह से ये सिलसिला शुरू किया। और एक चीज़ जो ज़ाहरी तौर पर उनके पास नहीं थी लेकिन उसके बावजूद अरशद महमूद ने ये सारा कुछ सीखा, तो ये क्या लगन थी, क्या सारा कुछ था, इसमें हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन जो हमारा पहला सेगमेंट होता है आज नेकी की बात, पहले ज़रा वहाँ जाते हैं कि आज हमारे मजहबी स्कॉलर हमें क्या नेकी की बात बताते हैं, तो पहले वहाँ चलते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है कि दुआ कैसे करनी चाहिए। आजकल हम दुआ करते हैं, हमने हाथ तो उठाए होते हैं लेकिन दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह नहीं होता। मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आई। इमामुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने अल्लाह से इस तरह दुआ किया करो व अंतुम मुक़िनून बिल इजाबा, तुम्हें यकीन हो रहा हो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा रहा है। इसलिए कि इमामुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह गाफिल दिल की दुआ को कबूल नहीं फरमाते। तो इसलिए जब भी कोई हालात आ जाए, 2 रकात नमाज सलात तौबा पढ़कर अपने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अपने दिल को अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करो। रब्बे काबा की कसम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान 100% सच्चा है, बशर्ते कि हम यकीन के साथ, इस यकीन के साथ अपने अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा रहा है। अल्लाह हम सब की तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और यकीनन जो दुआ का फैक्टर है उसको अपनाना काफ़ी लाजमी। हम अक्सर औक़ात दुआएं मांग रहे होते हैं, उनके नताइज की भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार हमने ये दुआ मांगी है तो ये अभी तक इसका नतीजा क्यों नहीं मिला। बाज़ औक़ात वो हमारे लिए इसलिए जो चीज़ें सामने नहीं आ रही होती क्योंकि वो हमारी लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट या एक हमें बड़े मकसद के लिए तैयार किया जा रहा होता है, उसके इंतज़ार के लिए तैयार किया जा रहा होता है। इंसान जल्दबाज भी है, जल्दी घबरा भी जाता है और जल्दी नताइज भी मांगता है। लेकिन जो अल्लाह पाक है वो कहा गया है कि 70 मौत से ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, और जो 70 मौत से ज़्यादा मोहब्बत करता है तो वो यकीनन अपने बंदे के लिए कितनी ज़्यादा आसानियाँ और कितनी ज़्यादा रहमतें देने वाला है। तो इसलिए हमें यकीन के साथ, ईमान के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ दुआओं का सिलसिला जारी रखना चाहिए, क्योंकि यही दुआएं होती हैं जो कि हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं और हमें मुश्किलात से भी निजात दिलाती हैं। हम ज़रा आते हैं अपने मेहमानों की जानिब। आज जिस तरह हमने बात की कि आज ब्रेल का आलमी दिन है और इस हवाले से इसकी अहमियत को दुनिया भर में माना जाता है और 4 जनवरी को इसके लिए मुख्तस किया गया, तो इस पर हम अरशद महमूद से बात करते हैं। अरशद साहब, आज जिस तरह आलमी दिन है, आप क्या समझते हैं ये कितना अहमियत का हामिल है नाबीना अफराद के लिए, और इसको मज़ीद हम किस तरह से जो हमारे दीगर अफराद हैं उनको इससे रोशनास करा सकते हैं, उनको इस अहमियत के बारे में बता सकते हैं? थोड़ा सा ऐसा जी, मैं अगर कहें तो मैं इसकी हिस्ट्री की तरफ जाता हूँ कि लुई ब्रेल एक ऐसा शख्स था जो कि बीना पैदा हुआ और वो एक कॉबलर का बेटा था, एक मोची का बेटा था। उसके बाद एक हादसा हुआ, जो आर है या सुई है, नीडल है, उसके आंख में चली गई जिससे वो ब्लाइंड हो गई। ये बात है 1809 की। अच्छा, मोहसिन जो हैं या मोहसिन दुनिया के लोग होते हैं वो बड़ी दीदावर लोग बहुत देर में या कहीं कहीं पैदा होते हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ब्लाइंड लोगों के लिए, नाबीना लोगों के लिए लुई ब्रेल जो है वो एक मोहसिन से कम नहीं है। बिल्कुल, वो बेहतरीन इंसान था। उसने
जब वो 1820 में जब वो ब्लाइंड हो गया मुकम्मल तौर पे, तो नेचुरल मोबिलिटी, जैसे हमारे यहाँ चलने फिरने की एक तरबियत होती है, पाकिस्तान में अमूमन हमारे जितने भी लोग हैं वो एक ऐसी मोबिलिटी करते हैं जो कि तरबियत याफ्ता लोग नहीं होते, लेकिन पूरे पाकिस्तान में वो लोग घूमते हैं। जबकि दूसरी दुनिया में इससे हटकर जो है वो काम किया जाता है कि वहाँ हर चीज़ तरबियत दी जाती है। इसी तरह जब वो शख्स ब्लाइंड हुआ तो उसको तालीम हासिल करने में बहुत सारे मसाइल का सामना हुआ। इससे पहले काफ़ी दफ़ा कई लोगों ने, नेशनल रॉयल इंस्टीट्यूट वालों ने या नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो फ्रांस और पेरिस में, उन लोगों ने भी कोशिश की कि ब्लाइंड के लिए कोई ना कोई तालीम का रास्ता निकाला जाए। ठीक है, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि कोई तालीम का रास्ता, कुछ सिखाने का रास्ता निकाला जाए। हाँ जी, निकाला जाए। लेकिन लुई ब्रेल ने जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए, अब ब्रेल का सिस्टम जो है वो मुतारिफ कराने के लिए उसने रात दिन कोशिश की। गो उसने कुछ ज्यादा उम्र नहीं पाई, 43 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया 4 जनवरी को, क्योंकि उसकी पैदाइश का दिन है। तो इस दिन के हवाले से हम इस दिन को मनाते हैं, जो उसके एहसान को याद करते हैं। मैं ये समझता हूं कि जो अगर ब्रेल ना होती तो मेरा ख्याल है कि मैं आपके चैनल पे यहाँ ना होता, या बहुत सारे लोग, जैसे मतलब मुझे पढ़ाते हुए मुल्तान में तकरीबन 32 साल हो गए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन। तो मुल्तान BZU में मुझे याद आ रही कि मतलब जो एक प्रोफेसर हैं शहदा रसूल साहब, वो डॉक्टर हैं, PhD हैं BZU में, तो वो मेरी शागिर्द है। तो अगर वो शब्द मेरे पास पढ़ती थी, ऐसे उसने ब्रेल से शुरू किया एक इदारे में, तो पढ़ते पढ़ते वो PhD कर गई। अगर ये हमारे पास, ये इसको मैं तर्ज तहरीर कहता हूँ, लोग इसको लैंग्वेज कहते हैं, लेकिन एक रस्मुल खत है, और ये रस्मुल खत जो है अगर ये राइज ना होता तो बहुत सारी दुनिया में लोग जो हैं वो तरक्की नहीं कर सकते थे, जो खासतौर पर नाबीना अफराद। अच्छा, आप बिल्कुल इसमें यकीनन काफ़ी ज़्यादा इसमें एक मेहनत भी होगी, और उसके आप कह रहे हैं कि एक तहरीर की शक्ल हम देखते हैं कि वो उंगलियों से छू कर अल्फाज को, उनको सारा कुछ समझना, ये पहले स्टार्ट में जो लोग इसमें आना चाहते हैं उनके लिए कितना अहम है। वो कहाँ से ये सिलसिले का आगाज़, मतलब कि जो लोग नाबीना अफराद हैं उनको कहाँ से, उनके वालिदैन को क्या चाहिए कि वो कहाँ से इसका आगाज़ कराएं? ये बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छा सवाल है। बात यह है जी कि एक आप हैं या आपका नॉर्मल बच्चा है, मेरे बच्चे हैं, वो तमाम तक सिर्फ अल्फ़ाबेट जो है पहले तो ओरल याद करते हैं, बिल्कुल। उसके बाद फिर उसके अशकाल को जो है वो देखते हैं, उसको जहन नशीन करते हैं, और फिर वो ABC या अलिफ बे का कॉन्सेप्ट मुकम्मल होता है। हमारा थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है, हम पहले तो उसको सिंपल ABC याद कराते हैं बच्चे को, अल्फ़ाबेट याद कराते हैं, उसके बाद हम ब्रेल की 63 अशकाल हैं। ठीक है, 63 अशकाल हैं मुख्तलिफ। ठीक है, जो कि लुई ब्रेल ने जो 6 डॉट्स पे मुश्तमिल ब्रेल है जो उसने मुतारिफ कराई है, उसका आपको अर्ज कर रहा हूँ। तो वैसे तो ब्रेल जो है चाइना में 8 डॉट्स पर भी है, क्योंकि उनकी जो 106 हरूफ तहजी हैं, हमारे जो हैं वो 26 और 36 हैं। तो इसलिए फिर वो हम पहले उसको जो है वो याद कराते हैं 63 अशकाल, उसके बाद ABC माइंड में उनका कंसेप्ट बनाते हैं उनके। हाँ जी, कॉन्सेप्ट जैसे आपके एक ए लिखा होता है, उसका कॉन्सेप्ट है, आंख के साथ आप उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो ए का कॉन्सेप्ट है .1 है मिसाल के तौर पे। ठीक है, तो बच्चे को जब तक हम उसका लम्स का जो हाथों को छूने की जो हिस्सा है उसको बाकायदा इस्तेमाल करना सिखाते हैं। जब वो उसको उंगली से छूता है, उसका जब उसकी शक्ल जो है, उसकी जो शेप है, वो उसको जहन नशीन हो जाती है। ये आंख से नहीं देखना होता, सिर्फ उसने अपने हाथों की जो उंगलियां हैं, पोरे हैं, उससे इसको देखना होता है। मैं समझता हूँ हाथ जो है वो देखने का अमल जो है उंगलियों से लेते हैं हम लोग। तो जब उसको हम .1 से सिखाते हैं, फिर Z तक सिखाते हैं, जब उसको रीडिंग वो करना सीख लेता है। इसकी मुख्तलिफ हैं, सबसे पहले हम बिग डॉट्स पे आते हैं, फिर उसके बाद हम सिक्सर पे आते हैं, फिर हम ब्रेल बोर्ड पे आते हैं, उसके बाद देन हम पेपर पे आते हैं, फिर हम एक ब्रेल फ्रेम होता है जो 4 लाइनर होता है, उस 4 लाइनर से फिर हम उसको 27 लाइनर पे ले जाते हैं। ये 9 मराहल से गुजर के वो अल्फाबेट सीखता है। और ये उसकी मुकम्मल क्लासेस का स्टेप बाय स्टेप ये सारा कुछ सीखने का प्रोसेस हम मॉन्टेसरी से शुरू कर रहे हैं अब तो। हमारे स्कूल में, जहां मैं अरनोट स्कूल में पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो वहां पे हम जो है पहले तो उसको मॉन्टेसरी से लेते हैं प्ले ग्रुप में, उसके बाद फिर हम उसको तमाम मराहल से गुजारने के बाद PG है, नर्सरी है, प्रेप है, उसके बाद हम उसको लेकर आते हैं क्लास 1 में। क्लास 1 में आने के बाद बच्चा जो है वो फिर इस काबिल होता है उस वक्त के वो एक किताब जो है इब्तदाई तौर पे जो किताब हमारे सामने होती है उसको वो पढ़ सके, एक हद तक समझ सके और पढ़ सके। तो हम इस पर मजीद भी तफसीली बात करेंगे कि सारा कुछ मजीद इसमें कितना प्रोसेस होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए, उसके साथ साथ कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं इस हवाले से। कुरान मजीद का भी इस हवाले से कहा गया, वो भी लिखा जा चुका है इसमें। तो उसमें समझने के लिए और सारा कुछ करने के लिए कितना ज़्यादा ये अहमियत का हामिल है। हमारे साथ आलिया परवीन भी मौजूद हैं। आलिया, जिस तरह आपने मास्टर किया, और आप कैसे ख्याल आया आपको कि आपको ब्रेल में मास्टर करना चाहिए, और इसमें आप क्या समझते हैं कि इसकी कितनी अहमियत है? जिस तरह अर्शद साहब बता रहे हैं कि जो हाथ हैं, उंगलियां हैं, वो आँखों की तरह जो नाबीना अफराद उनको नज़र आते हैं, और वो उनसे समझते भी हैं और पढ़ते भी हैं और सीखते भी हैं।
आपको कैसे ख्याल है कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए? जब मैं बीएड करके फारिग हो चुकी थी तो किसी के रेफरेंस से मैं किसी ब्लाइंड सेंटर में गई और मैंने फर्स्ट टाइम ब्लाइंड्स देखे अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे जब उनकी बुक्स मैंने देखी तो मेरे जहन में यही था कि जैसे हम अलिफ मद्दा मीम साकिन आम लिखते हैं तो शायद ये वैसे ही लिखा हुआ है। हाँ। हालांकि ये ऐसे नहीं लिखा हुआ होता। इनका मुख्तलिफ, जैसे वो बता रहे हैं कि 9 मराहिल से गुजर कर बच्चा इस काबिल होता है कि वो बुक में आम लिखा हुआ पढ़ सकता है। तो वो काफी टफ था और वहां पर जो मुझे इम्प्रेस किया वो बच्चियां थी। अच्छा, अब जो एक बच्चा है वो जो स्टार्ट से प्ले ग्रुप से स्टार्ट कर रहा है, जी जी, उसके लिए तो आसान है, उसके लिए तो उसको शुरू से तरबियत दी जा रही है। जी जी। अब एक इंसान है एजुकेशन मुकम्मल की वो इसमें आना चाहता है जी। उसके लिए यकीनन एक बिल्कुल ही अलग फील्ड है, अलग स्टार्ट से उसने आगाज करना है, तो उसके लिए समझना कितना मुश्किल था? उसके लिए काफ़ी टफ है क्योंकि ये डिफरेंट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। जो हम अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं उससे बहुत मुख्तलिफ है। कहते हैं ब्रेल जो है वो लोहे के चने हैं, ब्रेल सीखना और पढ़ना, कि लोहे के चने आप चबा नहीं सकते। साइटेड बंदा जितना भी एक्सपीरियंस हो जाए इसमें, वो ब्लाइंड लोगों के बराबर नहीं आ सकता। एक बच्चा जो 16 साल एक ही तरह की तालीम हासिल कर रहा है, हम मास्टर करने के बाद भी ब्रेल कर लें तो हम उन जैसे परफेक्ट ब्रेल नहीं कर सकते। लिख लेते हैं हम, साइटेड लोग, हम लोग लिख लेते हैं, आसानी से लिख लेंगे, लेकिन जब हमारी रीडिंग आ जाती है तो वो टफ है, यानी कुरान मजीद के जेर ज़बर शद मद का नहीं पता चलता, या सीक्वेंस में हम उतनी स्पीडली नहीं पढ़ सकते जितनी स्पीडली ये लोग पढ़ते हैं। तो आपने माशाल्लाह, आप वाइफ भी हैं इनकी, जी जी, तो आपको तो ज्यादा आसानी होगी क्योंकि आपको समझने में और मैं इनको लेटर लिखती थी अच्छा, ब्रेल में, ताकि मेरी जो है वो ब्रेल इम्प्रूव हो। और मैंने बड़े अच्छे नंबर से अपना ब्रेल मास्टर जो है वो कंप्लीट किया और इस फील्ड में काम किया, खुसूसन बच्चियों के लिए जो नहीं देख सकती, बच्चियों के मसाइल, उनकी ग्रूमिंग, वो बड़ा एक टफ मसला है बच्चियों के लिए। तो फिर इस फील्ड में मैं इस वजह से भी आई। जब हम देखते हैं कि अगर घर में फैमिली में कोई इस तरह का बच्चा पैदा हो जाए तो वालिदैन काफी मायूस हो जाते हैं। क्या समझते हैं आपको, क्योंकि ये तो अल्लाह पाक की तरफ से है और सारा कुछ, तो इसमें हर इंसान में खूबियां होती हैं, हर इंसान में टैलेंट होता है, हर इंसान में उसको उस टैलेंट को निखारा जा सकता है। इस पे जो बच्चियां नहीं देख सकती, नाबीना है, उनको इस तालीम से रोशनास कराने के लिए क्या स्टेप लेने चाहिए? सबसे पहले जब मैं ऐसे वालिदैन से मिलती हूँ जिनके वहाँ इस तरह के बच्चे हैं, कोई भी स्पेशल बच्चा है, तो क्योंकि वो माँ होती है, उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। कोई भी कपल जब वो एक्सपेक्टेड होती है माँ, तो उसने कभी ये नहीं सोचा होता कि मेरा बच्चा कोई ऐसा बच्चा पैदा होगा, और जब वो हो जाता है तो वो काफ़ी अर्से उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि इसमें ऐसा कुछ कमी है। बहरहाल जब मैं ऐसी पेरेंट्स से मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आप रोया ना करें, ये आपके लिए जन्नत के टिकटें हैं इस ज़मीन के ऊपर। हमें तो पता नहीं कि हम पहुँचेंगे कि वहाँ के नहीं पहुँचेंगे, अल्लाह ने आपको इस ज़मीन पर दे दिया है। ये ऐसे लोगों के पास ये बच्चे हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा है कि वो इनकी जिम्मेदारी उठा सकेंगे। आप इनको ऐसा बनाएं, अगर आप रोएंगे तो ये इनका हाथ कोई नहीं थामेगा। बिल्कुल। सबसे पहले आप खुद मजबूत बने, आप अपने दिल में ये यकीन पैदा कर लें कि जो आपका बच्चा है वो किसी का नहीं है। अब हमारे साथ महशर महमूद साहब की सूरत में एक शख्सियत मौजूद है, पीएचडी भी इनके स्टूडेंट हैं, तो जो बाकी बच्चे हैं उनको भी हम अगर तालीम और तरबियत में लेके आए तो उनको भी एक अच्छी जगह पे लेके आ सकते हैं। सर ये मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने अगर इनको आंखें दी होती तो ये लोग साइंसदान होते, क्योंकि हम अपनी बिनाई में जो हम सर्व कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी का 70% एनर्जी हम देखने में ज़ाया कर रहे हैं, और इनके पास ये 70% एनर्जी महफूज है। इनका आईक्यू लेवल इतना हाई है कि इनको अगर आज आप अपना फ़ोन नंबर बता दें तो 4 साल के बाद आप उनसे पूछिए ना, याद होगा। मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि समझने की, सीखने की सलाहियत बाकी लोगों से कितनी इनकी मुख्तलिफ होती है? सर ये बहुत ज़हीन है, बहुत ज़हीन कम्युनिटी है ब्लाइंड कम्युनिटी। अगर इनको सही रहनुमा मिल जाए, हाथ पकड़ने वाला कोई अच्छा मेंटोर मिल जाए, तो ये पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं। पीएचडी हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद में गए थे, यहाँ इस्लामाबाद में ख़वातीन का कन्वेंशन हुआ था, तो उसमें मैं लोगों से मिली काफ़ी सारे, तो हम ऐसे लोगों से मिले जो इस वक्त जज हैं, पाकिस्तान के पहले प्रोड्यूसर्स हैं, पाकिस्तान के पहले टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं। बड़े काबिल लोग वहाँ पर मौजूद थे और बड़ी खुशी हुई कि उनके पेरेंट्स ने कितनी स्ट्रगल की होगी उनके लिए कि वो आज इस स्टेज पर हैं, और उनसे बात करके आपको कहीं नहीं लगता कि उनमें किसी चीज़ की कमी है। यकीनन इस हवाले से हम सबको इस जिम्मेदारी का एहसास करना होगा कि हम बाज़ औक़ात कुछ जहरी चीज़ें देखकर
फैसला कर देते हैं। हालांकि अगर हम उसको कुछ उस पर फोकस करें, अगर हम उस पर मेहनत करें, उसको बेहतर करें, तो उसके जो नतीजे हैं वो बहुत ही खूबसूरत शक्ल में सामने आते हैं। अरशद साहब, जिस तरह आलिया बता रही थी कि उन्होंने ये सारा कुछ सीखा, आपने कब आगाज़ किया, आपको कैसे ख्याल आया कि आपको इसमें जाना चाहिए और इसको में बाकी लोगों को भी इसमें तरबियत देना चाहिए? कब से आपने आगाज़ किया? मैं बाई बर्थ ब्लाइंड हूँ, लेकिन यह है कि मेरी विजन कम थी, इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। मैंने मोटरसाइकिल भी चलाई है इन इलाकों में, आपके एसपी चौक आसपास में सब, कार भी चलाई है, लेकिन मेरी विजन क्योंकि कम थी, दिन के टाइम नजर आता था। विजन आहिस्ता से, मैं आम नॉर्मल स्कूल में पढ़ा हूँ 5वीं तक, यहाँ कैंट स्कूल मुल्तान में। फिर विजन गिरनी शुरू हुई, तो यहाँ एक शायद अंसारी साहब थे जो रेलवे में स्टेशन मास्टर साहब थे, उनके बेटे थे। मेरे वालिद साहब भी चीफ कंट्रोलर थे पाकिस्तान रेलवे में, तो उनकी आपस में दोस्ती थी। तो एक दिन वो शायद साहब उनको मिले, उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि आपका बेटा कैसा है? तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि उसकी विजन जो है वो कम हो रही है। तो उन्होंने कहा आप उनको बहावलपुर क्यों नहीं भेज देते पढ़ने के लिए? तो जब मुझे ये आके कहा गया तो मैंने सोचा कि भी वाकई में मुझे कुछ करना चाहिए। बाकी दोस्त जो मेरे साथी हैं, कि मैं जहनी तौर पर जरा बेहतर था बाकी लोगों के बहनों भाइयों के मुकाबले में, तो खुद से मैंने फैसला किया कि मुझे जाना चाहिए। तो मैंने अपनी वालदा से जिद करनी शुरू की कि जी मुझे आप भावलपुर भेज दें। तो उन्होंने पहले तो इससे बहुत ज्यादा वो किया। कोई भी माँ, अब भी हम माओं को ये समझाते हैं, जैसे मेरी बेगम कह रही हैं कि वालिदैन से बच्चों को निकालना बड़ा मुश्किल होता है, वो तो मुआवजों का इंतजार करती हैं। हमारे यहाँ, मैं आपके तवज्जुह से ये बात डॉक्टर साहबान से भी कहना चाहता हूँ, इस फायदा उठाता हूँ कि बहुत से डॉक्टर साहबान जो हैं वो ये कहते हैं कि जी ये आपका बच्चा वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, तो वो मिरेकल या मौजज़े का पेरेंट्स फिर इंतजार शुरू कर देते हैं और उसका बहुत सारा वक्त जो है वो घर में जाया कर देते हैं। उसको सिखाने का टाइम जो था, जो टाइम होता है, बेहतरीन टाइम होता है, वो गुजार देते हैं। ये माजरत है इस चीज से, मतलब अक्सर डॉक्टर साहबान खासे पढ़े लिखे हैं, सामने डॉक्टर साहब भी शायद हैं, लेकिन ये लोग ये कह के जो है वो बहुत सारे लोगों का फ्यूचर थोड़ा कमजोर करते हैं। हम मजीद बात करेंगे। अरशद महमूद साहब, आलिया साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में हैं। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और हमारे साथ गेस्ट हमारी मौजूद होंगी, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे ब्रेल के आलमी दिन के हवाले से, और आपने अहमियत जानी और कब से इस तालीम का आगाज़ हुआ और ये कितनी अहमियत की हामिल तालीम है, हमने इस पर तफसीली डिस्कशन की। और अब हमारे साथ हमारी दूसरी मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर नासरा नसीम हमारे साथ मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद, सुबह बखैर। डॉक्टर्स हर वक्त एक तो हम देखते हैं कि पेशेंट को डील कर रहे होते हैं, मौसम उनको कौन सा अच्छा लगता है? क्योंकि हम तो बैठ के कहते हैं कि आप फलाना मौसम होने चाहिए, जाना चाहिए, घूमना चाहिए। आप लोगों की क्या रूटीन होती है? देखिए, मौसम तो दिल का मौसम होता है। जो दिल को अच्छा लग जाए वही मौसम अच्छा होता है। आज जैसे आपके चैनल पे आ रहे थे तो एकदम बड़ी प्लेजेंट फीलिंग हुई, क्योंकि आफ्टर मतलब काफी टाइम के बाद हमें ये मुल्तान में मौसम देखने को मिल रहा है। तो बड़ी बस यही होता है, जो मौसम सबको अच्छे लगते हैं, हमें भी वही मौसम अच्छे लगते हैं। चाय पसंद होती है मौसम में, या म्यूजिक वगैरह, या फिर पेशेंट के पास बैठ कर उनका चेक? देखिए, ये तो मूड पे डिपेंड करता है ना कि आप उस वक्त किस मूड का शिकार है। चाय तो खैर डॉक्टर का 24 आवर का एक पार्ट है ना, चाय तो हमारा जो है ना, वो मैं तो कहती हूँ मेरा तो स्टेटस सिंबल चाय। अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि वो बाजारी शाह ना खाएं, समोसे ना खाएं, गोलगप्पे ना खाएं, तो आप इस मौसम में खाना पसंद करते हैं या अवॉइड करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल, हम भी ज़ाहिर आम आवाम की तरह ही हैं। हम भी सब कुछ ही खाना पसंद करते हैं, बल्कि ये चीज़ें ज़ाहिर है इस मौसम का एक ट्रेडिशन होती है और वैसे एंजॉय करते हैं, तो हम भी एंजॉय करते हैं। घर में खुद बनाती हैं या मंगवाती हैं बाहर से? घर में तो आपको पता है आजकल तो हमारी गैस ही TDS बेस पे आ रही है, जैसे दवाई खा रहे हो, तो घर में तो इतना टाइम नहीं होता, जाहिर है बाहर से ही हम लोग मंगवाते हैं। नाज़रीन, ये बातें होती रहेंगी, टॉपिक की तरफ हम आते हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि आज हम बात करेंगे फोलिक एसिड की अहमियत के हवाले से ख़वातीन के लिए। इसकी अहमियत क्या है और ये कितनी मिकदार में लेना चाहिए, और जो हामला ख़वातीन है या वैसे ख़वातीन, वो क्या इसको यूज़ कर सकते हैं? हाँ बिलाल साहब, आपने वैसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना वो आज लगाया था मेरे ज़िम्मे। फॉलिक एसिड जो है ना, इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है हमारी पब्लिक में, क्योंकि फॉलिक एसिड की जो कमी है वो बच्चे की लाइफ पूरी इफेक्ट कर सकती है। और ये बिफोर प्रेगनेंसी ही हमारी बॉडी में इसका जो लेवल है ना, एक रिक्वायर्ड लेवल, वो पूरा होना चाहिए। बिकॉज हमारे जो बच्चे का ब्रेन है और जो उसके ब्रेन से रिलेटेड जैसे बोन्स होती हैं ना, स्कल बोन होती है और कमर की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें फॉलिक एसिड
का इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है। तो हमल से पहले ही अगर खवातीन में फॉलिक एसिड की कमी हो तो इससे पहले कि उसको प्रेगनेंसी टेस्ट पता चले कि भी प्रेगनेंसी मेरी पॉजिटिव हो गई है, उसमें उस डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे को कुछ नुक्स हो सकते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब ना एक्चुअली बच्चे का जो जिस्म बन रहा होता है ना, उसमें जो ब्रेन का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं न्यूरोपोर्स और न्यूरल ट्यूब होते, वो एक्चुअली 28th डे ऑफ लाइफ में क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। अगर वो 28 डे पे क्लोज नहीं हुए, वो ओपन रहेंगे, तो उससे जो बच्चे का ब्रेन है ना, इन शॉर्ट के वो बाहर आ सकता है। उसको हम एक टर्म बोलते हैं एननकेफेली। और इसी तरह से बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें सुराख हो सकता है, और उससे भी रीढ़ की हड्डी का जो अंदर जो मैटर होता है आपका वो वाला जो है ना स्पाइनल कॉर्ड, वो बाहर आ सकती है। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत बच्चे की सेहत के हवाले से। ये बच्चे की सेहत अवेयरनेस के हवाले से फिर किस तरह का इसमें अवेयरनेस मिले, क्योंकि हम तो देखते हैं कि खवातीन तो जाती नहीं हेल्थ सेंटर पर, और वो खुद घर में ही बैठकर पहले वो तजर्बात टोटके करती रहती हैं, तो फिर इसके लिए तो अवेयरनेस काफी ज्यादा होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं यही बता रही हूँ कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी हमारी तो खवातीन रिपोर्ट नहीं करती हैं या डॉक्टर्स के पास नहीं जाती हैं। हाँ, जब आप कंसीव करना चाह रहे हो ना, आपको उस वक्त भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास जाना चाहिए और उनसे कुछ गाइडेंस लेनी चाहिए। और वैसे लकीली हमारी कुछ डाइट्स भी हैं ऐसी जिनमें ये चीजें मौजूद होती हैं। और खुराक के हवाले से जानना चाहूंगा कि जो खवातीन इस हवाले से हैं तो उन्हें खुराक क्या यूज करनी चाहिए, डाइट का कैसे ख्याल करना चाहिए? देखें, ये जितनी ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना, जितनी सब्ज पत्तों वाली गिजाएं हैं, उन सब में फॉलिक एसिड वाफर मिकदार में मौजूद होता है। तो ये भी नहीं है कि हमें कोई ऐसी खुराक खानी है जो बहुत महंगी है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा अगर लाइफस्टाइल ही बेहतर हो ना, तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो उसमें ये सारी सी फूड में भी होता है, फिर लिवर में भी होता है, ये जो कलेजी हम जिसको बोलते हैं, और ज्यादा ये सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं, लेटस है, पालक है, इनमें बहुत वाफर मिकदार में फॉलिक एसिड। और जो वर्किंग लेडीज हैं उनको इस हवाले से कितना ख्याल करना चाहिए? और क्योंकि हम देखते हैं कि वो सारा दिन ऑफिस में बिजी, उसके बाद घर जाएंगे, घर के कामों में मसरूफ, बच्चों की देखभाल भी करनी है, खाना भी बनाना है, सफाई, सारा कुछ मैनेज करना है, तो उन्हें अपने लिए काफी कम टाइम होता है उनके पास, तो उन्हें इस हवाले से क्या करना चाहिए? देखिए, वो यही बात है कि हेल्दी डाइट जो है ना, वो तो हर किसी को हेल्दी डाइट ही लेनी चाहिए, चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो। और वो अपनी डाइट में बस ये सारा जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब भी शामिल करने चाहिए। आजकल जो ज़्यादा एक प्रॉब्लम है वो ये कि जो थोड़े पढ़ा लिखा तबका है वो गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च करता है और बहुत सारा ऐसा मटेरियल उनके माइंड में आ जाता है जो कि ऑथेंटिक नहीं होता। और उसकी वजह से ना बहुत सारे ना मिसकॉन्सेप्शंस भी उनके ब्रेन में दिमाग में आ जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, उनसे जाके मशवरा करना चाहिए और उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। उनसे जाकर यकीनन गाइडलाइन लेनी चाहिए कि हमारे यहाँ एक इशू ये मेन बना हुआ है कि हम अपनी लाइफ के लिए, अपनी सेहत के लिए अपने पे कम फोकस करते हैं, बाकी चीज़ों पे हमें काफ़ी ध्यान होता है, लेकिन हमारी सेहत पे हम पहले अपने से सोचते हैं, फिर अपने ख़ानदान से मशवरा लेते हैं, फिर मोहल्ले से, उसके बाद कहीं जाकर डॉक्टर का नंबर आता है। तो इसलिए मेहरबानी हम सबकी आपसे रिक्वेस्ट है कि यार जो भी इस हवाले से कोई किसी प्रॉब्लम हो तो पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ से जाकर गाइडलाइन लें कि हमें क्या करना है, इलाज क्या करना है, मेडिसिन क्या लेनी है, कितनी मेडिसिन लेनी है। खुद से तजर्बात ना किया करें, वो सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। हम आएंगे ज़रा अरशद महमूद साहब के पास। अरशद साहब, आप बता रहे थे कि भावलपुर में जाके आप तालीम के लिए आपने घर वालों को मनाया, तो ये फिर सारा सिलसिला कैसे चलता रहा और फिर आगे इतना ये सारा कैरियर बनाने में कितना टाइम लगा और कितने स्टूडेंट हैं आपके? तो भावलपुर में जब मैं गया जी, तो उस वक्त मुझे 2-1 दिन तो लगे वहाँ एडजस्ट होने में। मैं क्रिकेट का शौकीन था, तो वहाँ ब्लाइंड की क्रिकेट होती थी। खालिद महमूद साहब मेरे उस्ताद थे, तो मैंने उनसे कहा सर मैं भी ये खेलूँ, तो उन्होंने कहा आप भी खेल सकते हैं। तो मैंने पहले दिन जो है वो उनकी गेम को देखा, वो अंडर आर्म डिलीवर करते थे, तो मैंने पहले दिन उनसे बॉल पकड़ी और क्योंकि साइकिट के साथ मैं यहाँ खेलता रहा था, तो मैंने पहली 2 बॉलों पे 2 बंदे उनके आउट कर दिए। तो मैं इनकरेज हो गया। उसके बाद मैं इतना खेला कि अल्लाह के फजल करम से फिर 1998 में जो पाकिस्तान का पहला वर्ल्ड कप हुआ, तो मैं उसमें पाकिस्तान का मैंने ऑलराउंडर जो है उसमें नुमाइंदगी की। और मेरे साथ जो स्टूडेंट्स की आपने बात की है, तो मुल्तान में जो क्रिकेट है वो बाकायदा मैंने शुरू की माशाल्लाह। यहाँ पे जो है मुल्तान की इस टाइम क्लब भी है, क्रिकेट टीम भी है, और
इसके अलावा जो है जो मुल्तान के जो क्रिकेट के अलावा जो ब्रेल का सिस्टम है, ये भी आगाज इब्तदाई टीचर्स में मेरा शुमार होता है। ज़ाहिर है मैंने 32 साल हो गए मुझे यहाँ पे काम करते हुए, एक टाइम होता है। तो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट को अब ये है कि मैं ये कह रहे हैं, मुझे मजाकन कहते हैं कि सर अब आपके जो हैं, अब आपका लेवल जो है वो परदादे का हो गया। तो मैंने कहा मैं तो अभी दादा भी नहीं बना। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जो लगाया हुआ पौधा है, जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है, जिनको मैंने खेलना सिखाया है। इसके अलावा मैं इंडोर गेम्स भी मैंने मुल्तान में शुरू कराई, जो ब्लाइंड की चेस है, ड्रॉफ्ट है या दीगर चीज़ें हैं। तो उसमें भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें भी पाकिस्तान पंजाब लेवल तक भी वो लोग खेले हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल जो है 1996 में, उसका फाउंडर मेंबर भी मैं हूँ, उसका पहला जनरल सेक्रेटरी भी मैं हूँ। तो वो मैंने इतना काम किया है। अब मेरे स्टूडेंट हैं वो देखते हैं, अब मुल्तान में वॉइस ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के नाम से एक तंजीम है, तो मेरे पास मेरे स्टूडेंट चल के आए, उन्होंने मुझे एज ए चीफ एडवाइजर अपने साथ रखा हुआ है। तो उनके साथ भी मैं काम कर रहा था कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, नलायक आदमी हूँ। माशाल्लाह, इसमें शुरू से मुख्तलिफ टारगेट गोल सेट किए, उनको अचीव किया, उसके बाद अपनी तमाम जो ब्लाइंड कम्युनिटी है उनके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा खिदमात पेश की। इस वक्त कितनी ज़्यादा मज़ीद काम की ज़रूरत है हुकूमती लेवल पे, और इसमें कम्युनिटी को कितना रोल अदा करना चाहिए और कितना अदा कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी काम दुनिया में किसी तरह का भी काम हो वो नामुकम्मल होता है। कभी भी काम को हम अगर ये कह लें कि वो मुकम्मल हो गया तो मेरा ख्याल है कि फिर तो वो काम खत्म हो जाता है, बल्कि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। कोई भी अभी तक हमारे पास, मैं समझता हूँ कि तालीम के हवाले से अगर हम देखें तो इतनी अवेयरनेस नहीं है, आम पब्लिक को नहीं है। जैसे आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज इस दिन के हवाले से ये प्रोग्राम किया, 15 अक्टूबर के हवाले से आप लोग प्रोग्राम करते हैं। लेकिन मीडिया भी उस तरह रोल अदा करे ताकि अवेयरनेस के लिए खास प्रोग्राम वीकली मंथली कोई शुरू कर दें, ताकि लोगों तक ये मैसेज कन्वे हो कि ये ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। जैसे मेरी मिसेज ने कहा कि वो इन लोगों को थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है। बहुत बासलाहियत लोग होते हैं, अक्सरियत में बात कर रहा हूँ, इसमें डमी भी होंगे, थोड़े से डल भी होंगे, लेकिन अक्सरियत जो है वो बासलाहियत होती है ब्लाइंड लोगों की, क्योंकि वो 70% उनकी जो सलाहियतें हैं वो सिर्फ दिमाग से वो काम ले रहे हैं, फोकस कर रहे होते हैं। फोकस कर रहे हो जितने चीज को, डॉक्टर साहब बैठी, जितनी भी चीज को आप जितना ताकत से इस्तेमाल करेंगे उतनी ताकत उसकी इनहैंस हो जाती है। दिमाग का जितना इस्तेमाल करें उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है या याद करने की सलाहियत है वो इंतहाई बढ़ जाती है। तो वो इस लिहाज से जो बेहतर है, लेकिन उनको मौके उस हिसाब से मुयसर नहीं आ रहे जिस हिसाब से होने चाहिए। गवर्नमेंट मौके आप कह रहे हैं मुयसर नहीं आ रहे। एजुकेशन पे जरा हम आते हैं कि इस वक्त हुकूमती सतह पर मुल्तान में कुछ स्कूल काम कर रहे हैं और कह रहे हैं उनको मजीद कितना हम उसको अपडेट कर सकते हैं। मुल्तान में ऐसा है जी कि तकरीबन 7 से 8 इदारे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट पंजाब के जो हैं वो 3 इदारे हैं, यहाँ पे 4। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में हमारा वॉइस ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन ने भी एक कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को जो है वो एक खोल के दिया है। इसके अलावा 1-2 और प्राइवेट इदारे भी हैं, और जिस इदारे में हम लोग जॉब करते हैं, मैं या मेरी मिसेस, वो पाकिस्तान का, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि अगर एशिया का बेहतरीन इदारा है वो नूर स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल मुल्तान है। वो उसको आर्मी रन कर रही है, कोर कमांडर मुल्तान जो है उसके पैटर्न चीफ हैं, और ब्रिगेडियर जो हैं वो उसके जो है चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। तो मैं ये नहीं कि मेरा इदारा है, लेकिन हकीकतन जो है आर्मी के सरपरस्ती में चलने वाला मैं समझता हूँ बेहतरीन इदारा। जिस तरह रेगुलर और पंक्चुअल लोग हैं और जो बच्चे वहाँ कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे तकरीबन वो हासिल करें, क्योंकि मुकम्मल फैसिलिटेट किया जा रहा है उन लोगों को। पंजाब गवर्नमेंट ने इदारे तो बहुत सारे खोले हैं, लेकिन वहाँ पे अभी बहुत सारी चीजें, पैसा बहुत है, फंडिंग बहुत है। वही ना, वहाँ पे फैकल्टी का होना, तरबियत याफ्ता, नहीं वो भी तरबियत याफ्ता स्टाफ भी वहाँ है, लेकिन उस तरीके से काम माजरत के साथ नहीं हो पा रहा जिस तरीके से कि होना चाहिए। हुकूमत का इसमें विजन, हमने एहसास प्रोग्राम भी देखा, उस हवाले से एजुकेशन के हवाले से भी हुकूमत बात कहती नजर आती है, लेकिन इस पर यकीनन मजीद काम होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो ब्लाइंड कम्युनिटी मौजूद है, नाबीना अफराद मौजूद हैं, हमारी सोसाइटी का पार्ट हैं, तो उनकी तालीम और तरबियत के लिए यकीनन हुकूमत को, हमारी सोसाइटी को, हम सबको मिलकर इक़दाम करने होंगे। और अगर वो तालीम मुकम्मल हासिल कर लेते हैं तो यकीनन उसके बाद, जिस तरह अरशद महमूद साहब बता रहे हैं कि उन्होंने इतने टाइम में मुल्तान के लिए जो खिदमात पेश की, तो यकीनन बाकी जो लोग हैं उनका भी अगर हाथ थामा जाए, उनको भी इस रास्ते पर लेकर आया जाए, तो वो भी मुल्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं और काम कर सकते हैं, माशरे को बेहतर बनाने के लिए अपना रोल अदा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने बात की फॉलिक एसिड के हवाले से, माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से, तो इस वक्त अगर हम देखें तो कितने पेशेंट आपके पास आ रहे हैं जो कि इस कमी का शिकार होते हैं? रेशो आपको वैसे ओवरऑल क्या नजर आती है? देखिए, जैसे मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी काम कर रही हूँ, एवरी वीक ना वी एंटरटेन एटलीस्ट 4-5 पेशेंट्स
तो कम से कम जरूर होते हैं, लेकिन वो तो किस वो स्टेज पे है आते हैं आपके पास? एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, ये तो वो तो डायग्नोज होके आते हैं हाँ। कि कमी हो चुकी है। ठीक है, असल बात तो प्रिवेंशन है कि हमने जो है ना वो प्रेगनेंसी से पहले ही अगर अवेयरनेस है हमने लोगों में, स्टेज तक जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं, हमने क्योंकि पहले जब बताना है। इसकी कमी हो गई ना, हम उसको क्योर नहीं कर सकते। बहुत सारे बेबी जो हैं वो जो है ना इंट्रायूट्राइन लाइफ में, यानी पेट में ही बच्चे उनकी डेथ हो जाती है, या वो अगर एंड तक अनडायग्नोज रहे हैं तो जैसे वो पैदा होंगे, क्योंकि उनका ना दिमाग काम कर रहा होगा, ब्रेन मैटर उनका बाहर लेकिन होगा, उनमें माजूरी की शरह, अमवात की शरह ज्यादा होती है। अमवात वो फौरन भी मर जाते हैं, या इन फ्यूचर उनको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे अपाहज हो सकते हैं, उनका पेशाब और पखाने का मसला हो सकता है। ज्यादातर बच्चे तो वैसे ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी ना उनकी डेथ हो जाती तो है। हम जो हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अमवात की शरह है बच्चों की, और उसके एक रीजन ये भी है। नहीं, ये एक्चुअली वो बच्चे हैं जो यानी कि लाइफ को जो है ना सस्टेन नहीं कर सकते, यानी वो जिंदा रहने की उनमें सलाहियत होती ही नहीं है। तो ये एक्चुअली जब आप देखें ना, बच्चे का ब्रेन ही बाहर हो, ठीक है, या उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें से उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बाहर हो, तो वो तो उसकी लाइफ ही नहीं होगी ना। सर की हड्डी नहीं होगी तो बच्चे नहीं सरवाइव करते बाद में। वो जो अमवात की शरह है वो एक और है, वो तो बीमारियों के बाद है, ठीक है ना। वो और भी कुछ नकाइस होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म चल रहे होते हैं, और किसी स्टेज पे बच्चों की डेथ भी हो जाती है। ये जो फॉलिक एसिड की कमी है ना, ये ज्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद। जो मेडिसिन है वो गवर्नमेंट सतह पे फ्री फराहम की जाती है। अच्छा, इसमें जो दवाई है ना वो बहुत सस्ती दवाई जो इसका प्रिवेंशन है, ठीक है। फॉलिक एसिड की एक अगर हम शीशी वाली, तो वो उसमें 100 टैबलेट्स कोई ऐसे 40-50 रुपए की एक शीशी आ जाती है, और आपने 1 टैबलेट लेनी थी। इसकी जो डोज है ना वो भी प्रेगनेंसी से पहले 400 माइक्रोग्राम। इसकी अवेयरनेस का होना काफी लाजमी है। मैं इसमें स्टार्ट में जो आप इसमें मेडिसिन देते हैं वो इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो हम इसमें मजीद भी बात करेंगे। ब्रेक भी जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद डिस्कशन होगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाजरीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से हमने तफसीली बात की, उसके साथ साथ हमने ब्रेल के जो आज आलमी दिन है उस हवाले से हमने उसकी अहमियत पे बात की, और मुल्तान में जो इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं उनमें इस पे कितना काम हो रहा है, वालिदैन को कितनी सपोर्ट करनी चाहिए, कम्युनिटी को कितनी सपोर्ट करनी चाहिए, और जो हमारे नाबीना बच्चे हैं, अफराद हैं, उनकी तालीम और तरबियत कितना लाजमी है, इस पर हमने तफसीली बात की। अरशद महमूद साहब से हम मज़ीद बात करते हैं। अरशद साहब, जिस तरह हम बात करें कि तालीमी इदारे मौजूद हैं, अगर हम सिलेबस की बात करें, बुक्स की बात करें, तो इसमें मुल्तान में इस हवाले से कितना काम हो रहा है और कितनी इस पर किताबें मौजूद हैं, और कौन कौन से सिलेबस से बच्चों को सिखाया जाता है इसमें? ऐसा है जी कि पंजाब गवर्नमेंट ने मुअज्जिन का काम है अजान दे देना, नमाजी का काम है खुद पहुंचना। पंजाब गवर्नमेंट की पहले मैंने बात की थी, उसने वाकई में बहुत काम किया। तहसील लेवल तक भी वो लोग इदारे बनाकर आ गए हैं, ले आए हैं नीचे तक। लेकिन पंजाब में 2 प्रिंटिंग प्रेस हैं, एक लाहौर में है जो गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम चलता है, एक बहावलपुर में। अक्सर और बेशतर जो है वो उनकी मशीनरी जो है, क्योंकि वो बाहर से मंगवाई हुई है, तो वो फिर जब स्टाफ ट्रेंड नहीं होता तो वो ज़ाया हो जाती है, या चलती नहीं है, या अक्सर बेशतर वो ख़राब होती है। लेकिन पंजाब की गवर्नमेंट तक अगर हम कहें तो उसने मुकम्मल तौर पे क्लास 1 से लेके और क्लास 10 तक जो है मुकम्मल कोर्स मुहैया किया हुआ है। कोर्स मुहैया किया हुआ उसमें वो प्रिंट होता है। लेकिन हमारी क्योंकि गवर्नमेंट बदलती है, पॉलिसी बदलती है, और मिजाज बदलता है, हालात बदलते हैं, उसके तहत फिर वो नया सिलेबस, नया कोर्स और नया मामला दोबारा आ जाते हैं। उसमें मतलब तब्दीलियां आती रहती हैं, जरूरत है वक्त की। तो वो जो पिछला होता है, क्योंकि बहुत कॉस्ट आती है, एक पेज जो है वो तकरीबन 10, 25 से 30 रुपए में प्रिंट होता है ब्रेल का, ठीक है। तो इतनी कॉस्ट जब आ जाती है, करोड़ रुपए बुक्स पे लग जाता है, तो फिर दोबारा जब कुछ सिलेबस चेंज होता है तो फिर करोड़ रुपए की जरूरत पड़ जाती है, फिर बजट नहीं होता, तो इस तरह बहुत सारी चीजें ज़ाया हो जाती हैं। अच्छा, कोर्स की आप बात करें तो इसमें जिस तरह हमने बात की, हमारे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस के, उसके अलावा इंग्लिश, उर्दू, बाकी लिटरेचर, तो इसमें जो सिलेबस तैयार किया गया उनमें अच्छा, ये बड़ा अच्छी बात की बिलाल साहब आपने। हमारे जो एक चीज़ की वजाहत कर दूं, जितने भी हमारे जो बोर्ड्स हैं, एजुकेशन बोर्ड है, सेकेंडरी बोर्ड है, वहाँ पे हम लोग जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं वो ब्लाइंड नहीं रख सकते।
उनके लॉ ठीक के है। मुताबिक। और वो मतलब अब जैसे मेडिकल आप नहीं पढ़ सकते, आप साइंस का कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं रख सकते, लेबोरेटरी के टेस्ट हैं, लेबोरेटरी एग्जाम, तो वो या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, अभी सिर्फ वही एक हद तक लोग उसको तस्लीम करते हैं, प्रैक्टिकल का बाकी नहीं करते। तो हम तो ज्यादातर हमारे ब्लाइंड के जो हैं वो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। तो आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं पंजाब में जो इदारों में राइज हैं, जिनके टीचर स्पेशल एजुकेशन की गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, तो वो तमाम के तमाम वो प्रिंट करके देते हैं और वो मौजूद होती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि मतलब बाद सब्जेक्ट जो है बच्चा अख्तियारी इजाफी रखना चाहे तो वो प्रिंट नहीं होते, वो अवेलेबल नहीं होते। उसका तरीकाकार ये है, हम ऑडियो बुक्स उनको देते हैं। मतलब मिसाल के तौर मेरी मिसेज हैं, ये बहुत सारे बच्चों की हेल्प करती हैं, वो घर पर आ जाते हैं कि मैम हमें रिकॉर्डिंग कर दें, तो ये फिर उनको बुक्स जो है वो रिकॉर्ड करके दे देती हैं। वो रिकॉर्ड करने के बाद जाके उसको फिर याद करते हैं। याद करने के बाद क्योंकि ब्रेल उन्होंने सीखी होती है, तो कलम की इंपॉर्टेंस जो है वो जिंदगी से हजारों साल से लेकर हजारों साल बाद तक भी आप नहीं निकाल सकते, जितना मर्जी कंप्यूटराइज जमाना आ जाए। तो वो जब ये रिकॉर्ड करती हैं, वो जाके अपने ब्रेलर में जो है उसको पेपर पेज लगा के उसको लिख लेते हैं, फिर उसको याद करते हैं, उसकी मदद के तहत वो पढ़ते हैं। लेकिन ये उन सब्जेक्ट में मौजूद हमारे जैसे हमारा इदारा है वहां पर बुक्स मुकम्मल तौर पे अवेलेबल नहीं है, तो हम उसमें ऑडियो के तहत, ऑडियो बुक्स के तहत जो है ये जो बच्चा उसको कोई इख्तियारी सब्जेक्ट लेना चाहता है जो कि सिलेबस में उस पार्ट नहीं है, इजाफी सब्जेक्ट, तो उसको उसके ऑडियो के जरिए उसको हेल्प की जाए। हाँ जी, ऑडियो के जरिए हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। वो रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर अपने छोटे छोटे नोट्स बना लेता है और फिर वो अपने लेसन को याद कर लेता है। यकीनन इस हवाले से जो काम हो रहा है वो यकीनन एक काफ़ी तारीफ का मुस्तहक है। उसके साथ साथ स्पोर्ट जिस तक पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट ओपन किए गए हैं जो कि काफ़ी खुशाइन इकदाम है। सिलेबस के हवाले से भी आपने जाना है किस तरह से इसके सिलेबस की तैयारी में टाइम लगता है और फिर बच्चों के सिखाने में टीचिंग प्रोसेस और सारा कुछ हम जराएंगे डॉक्टर नासिर नसीम साहब। एक बार डॉक्टर साहब जिससे हम बात करते हैं फोलिक एसिड की, अब फर्ज किया जिन फैमिलीज में इस तरह का ये इशू आया पहले उसमें और उसमें अगर बच्चा एबनॉर्मल पैदा हुआ या बच्चों को बच्चिया का अमवात हो गई, मौत हो गई, तो अगली स्टेज पे अगर वो दूसरी बात थी तो उस वक्त क्या करना चाहिए? वो तो एक माइंड में बैठ जाएगा उनके कि यार मेरे साथ ये हो चुका है पहले। बिल्कुल, ये बिलाल साहब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो जो एक अवेयरनेस जैसे मैं बता रही हूँ कि 400 माइक्रोग्राम लेनी है बिफोर प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी में ना उसकी डोज 600 to 800 माइक्रोग्राम हो जाती है। ठीक है। तो जब ऑलरेडी आपके इस तरह इफेक्टेड चाइल्ड हों तो आपकी नेक्स्ट टाइम जो डोज है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। आपको एटलीस्ट 5 मिलीग्राम की टैबलेट लेनी होती है बिफोर प्रेगनेंसी, और कम से कम प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले आप मेडिसिन लेना शुरू कर दें ताकि जब आप प्रेग्नेंट हो आपकी बॉडी में उस फॉलिक एसिड के एडिक्वेट लेवल्स हों। और उसमें आपने वो सब्जियों वगैरह का भी इस्तेमाल जारी रखना है। अब बिल्कुल, वो तो डाइट तो आपकी है ना, डाइट तो आप कंटिन्यू रखें, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल ये सब्जियां खाएं, आप सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खाएं, ठीक है, फ्रूट्स खाएं, और फॉलिक एसिड जो है क्योंकि हमारी जो ग़िज़ा है ना उसमें इतना क्वांटिटी में फॉलिक एसिड नहीं होता, ये आपको प्रोवाइड जरूर करते हैं लेकिन आपकी जो डेफिशिएंसी है ना उसको नहीं कवर करेंगे। आजकल घरों में वो सलाद बनाने का सिलसिला ये कम सा हो गया और सब्जियों का, तो फिर इसमें क्या सजेस्ट करेंगे आप? बस सब्जियां जो है ना वो तो हमारी लाइफ का पार्ट होनी चाहिए। असल में जंक फूड और ये जो बाहर के आउटडोर ईटिंग है ना ये सब कुछ बहुत ज्यादा दोबारा से वो कोविड ने थोड़ा स्टॉप किया था, अब आप देखें बहुत ज्यादा दोबारा से ना ये ट्रेंड शुरू हो गया। होटलिंग का बहुत ज्यादा सिलसिला शुरू हो गया है। सब्जियां फ्रूट जो है ना अपनी लाइफ का पार्ट बनाएंगे तो आप एक्टिव हेल्दी अदरवाइज भी रहेंगे और अच्छे भी नजर आएंगे और हाँ, खूबसूरत भी नजर आएंगे जो कि नजर आना बहुत जरूरी है। उसमें खवातीन आजकल हर बंदा ये चाहता है कि वो अच्छा दिखे, हाँ। तो उसके लिए हेल्थी डाइट का होना काफी लाजमी है। ये जो फॉलिक एसिड है ना ये आपके फेस के लिए बड़ा अच्छा है, आपकी जो रिंकल्स वगैरह है ना इसको भी कवर करता है। जी आपने बता दिया। हाँ, अब आज आप जाओगे ना सब्जियां खानी। अच्छा, मैं आपको कुछ और डिजीज भी बता रही थी, कुछ और जैसे एक तो ये हो गया ना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी कि पिछले बच्चे में सर की और रीढ़ की हड्डी के मसले हो गए हैं तो नेक्स्ट टाइम आपकी डोज बढ़ गई। इसके अलावा कुछ और बीमारियां भी होती हैं जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एक डिजीज होती है। इसी तरह से मोटे लोग होते हैं ना, मोटे लोगों को ना ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं चीजें क्योंकि उनके बॉडी फैट इतना ज्यादा होता है, बल्क इतना ज्यादा होता है, उनको भी फॉलिक एसिड की मिकदार ये 400 और 600 नहीं चाहिए। उनको रिकमेंडेशन जो है गाइडलाइंस हमारी कहती हैं कि आप उनको 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड
कम से कम 3 महीने पहले से दें, क्योंकि मोटापा ठीक है। भी नकाइज की वजह बनता है, जिसमें से ये भी एक नुक्स है। इसमें यकीनन इसकी अवेयरनेस का होना काफी लाजमी है। थैलेसीमिया और उसके अलावा दीगर इस तरह शुगर के मरीज हैं, बीमारियां, उनको भी- शुगर के जो पेशेंट है उनको इस हवाले से उनको भी टाइम से पहले, प्रेगनेंसी से पहले कम से कम 5 मिलीग्राम की गोली रोज 3 महीने पहले से लेना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि शुगर भी ये वाले जो नकाइस है ना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, दिमाग के और जिस्म के, ये वाले ये नुक्स की वजह बनती है। तो उनको प्रेगनेंसी से पहले ही ये मेडिकेशन करनी चाहिए। और अगर फर्ज किया वो मुख्तलिफ पहले ही मुख्तलिफ डिजीज का शिकार हो तो बाकी इसकी मिकदार लेने से बाकी चीजों पे इफेक्ट तो नहीं होता? नहीं, इसकी मिकदार कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि ये बहुत लो डोज है, ऐसी इफेक्ट नहीं होती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपने डॉक्टर से राब्ता करना है कि मुझे ये खुद से प्रॉब्लम शुरू हो नहीं गया करना। है, अब मैं बताएं, मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, मुझे आप प्रेगनेंसी से पहले गाइडेंस दें। तो आप डॉक्टर के पास यकीनन जाएंगे तो यकीनन वो इस हवाले से आपको गाइडलाइन देगा, खुद से तजर्बात नहीं करना तजर्बात चाहिए। अच्छा लाल, जानना चाहेंगे फोलिक एसिड पे हम तफसीली डिस्कशन की, आज के जिस तरह मौसम चल रहा है इसमें खवातीन को क्या करना चाहिए एहतियात के हवाले से, और जो हमला खवातीन है उनको किस तरह से रहना चाहिए सर्दी से बचने के लिए, सारा कुछ? बिल्कुल, देखें ना, अभी कोविड की भी देखें, दोबारा से वेव जो है ना वो इंक्रीज हो रही है, तो वैसे ही खवातीन को मौसम से प्रिवेंशन है ना कि आप अपने आप को बचा के रखें, बजाय ये कि आप बीमार हों और फिर आपको अद्वियात लेनी पड़े। प्रेगनेंसी में दवाइयाँ बहुत सोच समझ के और डॉक्टर के मशवरे से लेनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में बच्चे के बॉडी पार्ट्स जो बन रहे होते हैं ना, अब ये रूटीन है कि हल्का सा गला खराब हुआ तो आपने एंटीबायोटिक ले ली, हाँ, और ये अब नहीं मालूम पाकिस्तान में कितने तो ग्राम बहुत की है, ज्यादा। मिलीग्राम की है, वो आप यूज करते जाते हैं बगैर किसी मशवरे के। बिल्कुल ऐसे ही कई पेशेंट्स कॉल करके बता रहे थे कि मैडम हमने ना वो फलानी एक गोली उस दिन खा ली थी, उस दिन खा ली थी, उस दिन खा ली थी, ऐसे ना, तो आप बताएं अब मैं क्या करूं। यानी कि ये एक्चुअली मैल ट्रीटमेंट है ना, कि आप अपने आप को मैल ट्रीट कर रहे हैं। और वैसे भी जनरली भी ना हमारे सॉरी टू से जो अपने आप को लेबल कर लेते हैं कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन उनको नॉलेज इतना नहीं होता ना, तो ये एंटीबायोटिक का तो बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है हमारे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बहुत हो रही है। इशू हुआ तो एंटीबायोटिक लिख के दे दें। एंटीबायोटिक चाहे वो बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे खवातीन है, इस यकीनन इस हवाले से काफी ज्यादा एहतियात। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं खवातीन को यही पैगाम देना चाहूंगी, या जनरल पब्लिक को यही, कि परहेज इलाज से बेहतर है। अपना लाइफस्टाइल जो है ना उसको अगर अच्छा रखें ना, तो बहुत सारे जो हमारी बीमारियां हैं उनसे आप बच सकते हैं। आप मूड्स आपके बेहतर हो जाते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर, अपनी डाइट को रेगुलर और बैलेंस रखें, और वॉक अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। यकीनन अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करें। फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करें, और यकीनन एहतियात इलाज से बेहतर है। अरशद महमूद साहब, लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे? अच्छा जी, तमाम पेरेंट्स के लिए स्पेशली, और जो जिन लोगों के घरों में ये ब्लाइंड बच्चे पैदा हो जाते हैं, किसी तरह के भी डिसेबल बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो इनको बिल्कुल ऐसा बच्चा ना समझें। हमारे यहाँ अमूमन ये होता है, क्योंकि हमारा कल्चर जो है मुल्तान का तकरीबन देहात का आसपास का बहुत ज़्यादा कल्चर है, ब्लाइंड बच्चे जो हैं वो गर्म इलाकों और गर्म खित्तों में ज़्यादातर पाए जाते हैं होते हैं। तो उन लोगों से ये है कि वो ज़्यादातर मजहबी तालीम की तरफ ले जाते हैं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने हमें बख्शवाना है। ठीक है, बख्शिश के ज़रिए बहुत सारे हैं, और बहुत सारे सिलसिले हमारे इस्लामी मजहबी हैं, आप अपनी बख्शिश के ज़रिए खुद भी बना सकते हैं। लेकिन इन बच्चों को आप थोड़ी सी तवज्जो दें। आपके करीब बहुत सारे इदारे कायम हो चुके हैं, उन इदारों तक किसी तरह इनको ले जाएं, और फिर देखिए कि ये बच्चे जो हैं आपकी पूरी फैमिली की कफालत भी इंशाल्लाह कर सकते हैं, और अपना नाम भी बना सकते हैं, और माशरे का बेहतरीन फ़र्द भी बन सकते हैं। अरशद महमूद साहब का शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर नासिर नसीम साहब आपका शुक्रिया। नाजरीन, जिस तरह आपने जाना कि इस हवाले से फैमिली को भी इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए, उसके अलावा कम्युनिटी को भी, और हम सबको इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो हमारे नाबीना अफराद हैं उनकी तालीम के लिए, उनकी तरबियत के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए जो हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन तर्स वाला जो सिलसिला होता है उसको हमें ख़त्म करके हमें उनको अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए इकदाम करने होंगे, और उसके लिए सपोर्ट करनी होगी। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद होंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह हमने आपको बताया कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद होंगे, और अब हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं हम आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हमारे पहले मेहमान मौजूद हैं, साबिक सीनियर वाइस सदर हैं मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा बदर मुनीर साहब। ख्वाजा साहब, आपको खुश आमदीद।
उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सुबह बखैर 11 बज गए, लेकिन उसके बावजूद भी सर्दियों की सुबह है। सर्दियों की सुबह और मुल्तान का मौसम भी काफी आज बेहतर है। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं, जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के डॉक्टर इंजीनियर अतर महमूद साहब। और आज हम जरा उनसे विजन भी जानेंगे डॉक्टर साहब से, और जिस तरह इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की इस तरह से रैंकिंग में इजाफा हो रहा है, उसके साथ साथ स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। साउथ पंजाब में काफ़ी अरसे से एक अच्छी ज़रूरत थी, उसको किस तरह से फिल किया गया। डॉक्टर साहब पहले ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम जा खान में भी वाइस चांसलर रहे, और आप जहाँ अपनी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद, सुबह बखैर। और हम आपसे जानेंगे कि किस तरह से ये सिलसिला जारी है, कितना काम हो रहा है, क्या विजन है आपके विजन के बारे में। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की जाती है जहाँ भी, और कहा जाता है कि आप जहाँ भी आपको मौका मिलता है तो आप नए ट्रेंड मुतारिफ कराते हैं एजुकेशन सेक्टर में। इन सारी चीज़ों में बात करेंगे। हम सुनाएंगे ख्वाजा बदर मुनीर साहब के पास। ख्वाजा साहब आप सुनाएं, आजकल हम जिससे बात करते हैं वो एक तो गिला करता है मईशत के हालात का, गिला करता है हुकूमती पॉलिसियों का, गिला करता है, चाहे वो कॉमन मैन है। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई हालात इस तरह के हैं कि? सर देखें, आप मुल्क तो प्रॉब्लम में है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और ख़ासकर जो पिछले 2 सालों में कोविड की फेज़ आई हुई है, उससे इकोनॉमीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्टर्ब हैं। हम पहले एक पसमानदा मुल्कों में से थे, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा कोई इफेक्ट आ गया है, क्योंकि एक हमारी करेंसी डिवैल्यू कर गई। आज हम ऑलमोस्ट आप समझ लें लास्ट ईयर के 2-3 सालों के मुकाबले में ओवर 60% हम डिवैल्यू कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमारी हाई हो गई है, 100 से शुरू है 175 प्लस 175 चले गए, ऑलमोस्ट 60% प्लस हमारी डिवैल्यूएशन हो गई। हमारा गरीब आदमी जो है, मीडियम क्लास वाला और गरीब आदमी, वो बेचारा बिल्कुल पिस गया है। एक तरफ इंटरनेशनल कमोडिटीज स्पेशली फूड कितना महंगा हो गया। एडिबल ऑयल आप देख लें, आज 400 रुपए केजी आपका सिर्फ खाने का तेल हो गया। लेकिन ताजिर गिला करते हैं, लेकिन मेन गिला पब्लिक भी करती है। वो कहते हैं ताजिर को तो वो कीमतों में इजाफा कर देते हैं, उनको वहां से रेवेन्यू आ जाता है, वहां से प्रॉफिट मार्जिन भी अपना रख लेते हैं जितना भी होता है। अगर करेंसी डी वैल्यू होती है तो वो उस हिसाब से कास्ट में ताजिर की भी कैटेगरी है ना, एक मैन्युफैक्चरर है, एक ट्रेडर है, एक रिटेलर है। मैं समझता हूँ तीनों सेक्टरों के अपने एक मिनिमम लेवल के प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होते हैं। अब ट्रेडर जो है वो, उसमें आप कह सकते हैं अगर उसमें स्टॉकिस्ट कोई हैं तो वो इसका बेनिफिट उठाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस काफी इनिशिएट ले रही है। लेकिन स्टॉकिस्ट की बात करें तो हमारे यहाँ काफी बड़ी तादाद मौजूद है। जब भी कोई आता है, चाहे वो आटे का मसला हो, चीनी का हो, घी का हो, आजकल आपका यूरिया का देख लें। बिल्कुल, यूरिया कितने आज इस वक्त हमारी इंतहाई जरूरत की चीज है, और यूरिया ब्लैक हो रही है। और ये सारी चीजें प्लानिंग बेस हैं। हमें पहले प्लानिंग क्यों नहीं करनी आती? मैं तो हमेशा हर फॉर्म पे यही बात करता हूँ कि बिफोर टाइम हमें प्लानिंग करनी चाहिए। अगर हमें कोई चीज शॉर्टेज है तो हम इंपोर्ट की तरफ जाएं। हुकूमत इंतजामिया कहती है बिजनेस कम्युनिटी भी हमारा साथ दे, हमें बताए कि क्या होने जा रहा है। तो बिजनेस कम्युनिटी का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कितना लाइजॉन है? सर मैं समझता हूँ एक दूसरे का चोली दामन का साथ है। ये कैसे तो चाहिए, है भी सही, बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है। एक एक चीज आपकी डॉक्यूमेंटेड है, रिकॉर्ड के ऊपर है। हाँ, कुछ परसेंटेज हर जगह पे होती है जो आपके अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस करते हैं या जो रिकॉर्ड पे नहीं होते, लेकिन एक बड़ा छोटा सा शेयर होता है। मेन तो गवर्नमेंट के पास सारी वर्किंग होती है कि हमारी फलां चीज की अब यूरिया की डिमांड है, कितनी डिमांड है, कितना एकड़ हमारा जो है वो काश्त हो रहा है, उसके लिए हमें क्या जरूरत है। अगर हमारे पास शॉर्टेज है तो हम उसको इम्पोर्ट कर लें, अगर नहीं तो प्रोडक्शन बढ़ा लें। जिससे मुनीर नियाजी कहते हैं हमेशा देर कर देता हूँ, हमेशा देर तो कर देता हूँ। हुकूमत इसमें डिसीजन जब सर पे आती है हमारी एक जो है ना, ये हमारी कौम का टेम्पो बन चुका है। हमारा बच्चा भी उस वक्त किताबें खोलता है जब डेट शीट आ जाती है। ये चीजें हमें बिफोर टाइम प्लानिंग क्यों नहीं करते? हाथ फूले होते हैं उस वक्त, डिसीजन लेने में यकीनन मुश्किलात का सामना होता है। इसलिए जो हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो विजन की बात करते हैं और कहते हैं कि हम मुल्क को आगे लेके जाएंगे, लेकिन जब तक वक्त पर फैसले नहीं लिए जाते, अच्छे फैसले नहीं लिए जाते, तब तक जो कौम है, तब तक जो हमारी मईशत है उसको बेहतर माहौल नहीं मिल सकता। फिर इस तरह के मसाइल का सामना होता है। फिर जो लोग फ़ायदा उठाने वाले थे वो फ़ायदा भी उठाते हैं, हर बार उठा जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम वक्त पर जो हमारी हुकूमत है वो अच्छे डिसीजन नहीं ले सकती। हम आएंगे ज़रा प्रोफेसर डॉक्टर अतर महमूद साहब के पास। सर, जिस तरह हम यकीनन जो इस हवाले से, चाहे आप ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में रहे
या इस्लामिया यूनिवर्सिटी में रहे तो पूरे साउथ पंजाब में पूरी डिस्कशन होती है और कहा जाता है कि अब भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी अब आगे जा रही है, नए डिपार्टमेंट्स खुल रहे हैं और सारा कुछ। विजन का होना कितना लाजमी है, और एक विजन के साथ अगर एक वाइस चांसलर आता है और अपना विजन देता है तो उसके यकीन नतीजे भी सामने आते हैं। क्या समझते हैं विजन का कितना होना लाजमी है? विजन का होना इंतहाई अहम है। उसके दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि वो शख्स खुद जो विजन दे रहा है उसको एक फोकस मिलता है, और फिर उसको अपनी टीम को जो विजन है वो सेल करना होता है, और वो विजन जो है वो एक बेहतर फ्यूचर के लिए होता है, और वो शेयर्ड होता है विजन। यानी अगर वो इनिशियली शेयर्ड नहीं भी है तो भी उस लीडर को इस तरह आर्टिकुलेट करना होता है कि उसकी टीम उस विजन को ऑन कर ले, और फिर विजन से डिराइव होती है एक मिशन स्टेटमेंट कि जो विजन हमने अचीव करना है इसके लिए हमने करना क्या है। तो उस हवाले से फिर जिसे कहते हैं प्लानिंग होती है, और प्लानिंग में जो क्लासिकल जो स्वॉट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो होती हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन की इंटरनल एनालिसिस से आपको पता चलता है कि मेरे इदारे में पहले से क्या स्ट्रेंथ्स हैं या पहले से इनहेरेंट कोई वीकनेसेस हैं, कुछ कमजोरियां हैं। और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जायजा लिया जाता है कि कौन सी चीजें हैं जिसके हाई रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे लिए, और कौन सी चीजें हैं जहां अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां हम अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करके अपने जो विजन है, गोल है, उसको अचीव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है प्लानिंग का। तो ये प्रोसेस तो हमेशा जारी है, लेकिन इसकी तैयारी में यकीनन वो बचपन से उसका आगाज होता होगा, और लाजमी बातें हम आपको जिस स्टेज पे देखें उसमें यकीनन वो सारी मेहनत, सारी स्ट्रगल, सारी तरबियत शामिल होगी। तो अगर हम आपके बचपन से आगाज करें तो बचपन से ही आप ऐसे थे कि गोल सेट करना, उसको अचीव करना, नई कोई आइडिया देना, उस पर काम करना? डेफिनेटली जब लीडरशिप की बात होती है तो ये प्रिपरेशन लीडरशिप के लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत रोल होता है आपके एक्सपीरियंसेस का, अच्छे एक्सपीरियंसेस का, आपकी ग्रूमिंग का, मेंटोरिंग का, लेकिन आपकी नाकामियों का भी रोल होता है। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी लीडर पहली अटेम्प्ट में जरूरी नहीं कि कामयाब हो। मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लाइफ के अंदर, वो आइडियाज जिसे कहते हैं कि क्या चीज़ काम करती है, क्या चीज़ नहीं काम करती, इसका पता चलाने के लिए तजर्बा करना पड़ता है। तो बहुत सारे आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको पता चल जाता है कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, बेस्ट अप्रोच क्या है। चाहे टीम बिल्डिंग की बात हो, उसकी रेसिपी एक अच्छे लीडर को पता चल जाती है कि टीम बिल्डिंग कैसे करते हैं, लोगों को के साथ डील कैसे करते हैं, लोगों को इंसेंटिव या मोटिवेशन क्या देते हैं, और खुद अपने जो मकासद हैं उनको रियलाइज करने के लिए दो बातें होती हैं। एक आइडियलिज्म होता है जो आपको ड्राइव कर रहा होता है कि आपने अपने विजन तक पहुंचना है, लेकिन जब तक आप रियलिस्टिक नहीं होंगे, ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखेंगे और अपनी स्ट्रेटजी को कस्टमाइज नहीं करेंगे। जैसे एक बहुत ही वाइज आदमी ने कहा था कि प्लान्स आर नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। बिल्कुल। यानी कि जो अच्छा लीडर होता है वो कंटिन्यूअसली अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू और रिवाइज करता रहता है पीरियोडिकली। तो सर इसमें एक तो आपने बताया कि इसमें यकीनन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, शुरू से ये सारी चीजें, और इसमें नाकामी से हम जल्दी घबरा जाते हैं। अक्सर हम कहते हैं कोई चीज़ हम गोल हासिल ना कर सकें तो हम कहते हैं यार ये हमारे बस की बात नहीं है। नौजवान हम रोजाना कहते हैं 65% हैं। तो नाकामी लाइफ में कितनी अहमियत की हामिल है? मैं समझता हूँ नाकामी ज्यादा अहमियत की हामिल है, और एक जो सिंसेरिटी ऑफ पर्पस है वो नाकामी ही में ऑब्वियस होती है। अगर आपके इरादे सच्चे हैं तो नाकामी आपको कुछ चीजें सिखाती है, और आपका जो आइडियलिज्म है और आपका जो विजन है, आप एक नए जज्बे के साथ आप उनसे नाकामी से अगर लर्न करते हैं। अगर आप लर्न नहीं करते तो फिर आप सेम मिस्टेक्स को दोबारा करेंगे। लेकिन जो चीज़ आपने लर्न की है, अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करें, अपनी अप्रोच को, और फिर नए प्लान के साथ आएं। और फिर जैसे मैंने कहा कि दूसरी तरफ देयर इज नथिंग मोर स्वीटर देन सक्सेस। तो मैं ये कहूँगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब सक्सेस आती है तो वो आपको एक और नया जज्बा देती है, लेकिन उसके अंदर हमें ये गुम नहीं हो जाना चाहिए, वहीं नहीं रुकना अपने लॉरल्स के ऊपर खुश होके।
बल्कि अगर एक नए जज्बे के साथ अगले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि जो विजन होता है ये तो बहुत लॉफ्टी होता है, यानी आपका विजन बेसिकली क्या होता है कि यू थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। तो जब आप ग्लोबल थिंकिंग कर रहे होते हैं तो दुनिया तो आगे जा रही है, यानी आपका टारगेट हर रोज आगे जाता जा रहा है, बेहतर से बेहतर की तरफ जाना चाहिए। सब हमारे नाज़रीन आपके बचपन के बारे में भी जानना चाहेंगे जी। तालीम कहाँ से मुकम्मल की और तालीम में आप कैसे थे? एक तो होता है कि टॉपर स्टूडेंट होता है, एक होता है दरमियान। अच्छा, सच्ची बात तो ये है कि मैं सारी जिंदगी तकरीबन टॉपर स्टूडेंट ही रहा, माशाल्लाह, ज्यादातर अपने टीचर्स का फेवरेट रहा। और सरप्राइज होता था कि जिस स्कूल में नया जाता था, क्योंकि मेरे वाले साहब एयरफोर्स में थे, पायलट थे, तो मुख्तलिफ जगहों पे उनकी पोस्टिंग हुई, तो डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ना पड़ा, 5 या 6 डिफरेंट स्कूल्स में स्कूलिंग की। लेकिन जिस स्कूल में भी जाते थे तो वहां पे कोई स्टैब्लिश्ड टॉपर होता था जो क्लास 1 से या केजी से उधर हमेशा फर्स्ट आया होता था। लेकिन जब मैं पहली दफा उधर एग्जाम में अपेयर होता था तो मैं फर्स्ट आ जाता था, तो वहां एक बहुत बड़ा अपसेट क्रिएट हो जाता था और जगह फिल हो गई। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसमें थोड़ी ग्रूमिंग हमारे पेरेंट्स ने की। मेरे ग्रैंडफादर एक टीचर थे, कुछ क्लासेस में उन्होंने मुझे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराया। तो डेफिनेटली जो आपको सपोर्ट मिलती है एक फैमिली से। जी, कॉलेज लाइफ कैसे गुजरी? मेरी कॉलेज लाइफ जो थी वो थोड़ा सा इस तरह था कि मैंने मैट्रिक किया था कैडेट कॉलेज पिटारो से। ठीक है। वो एक बड़ी हाईली डिसिप्लिन एनवायरनमेंट थी। तो उसके बाद जब मैंने कॉलेज किया तो वो पीएफ डिग्री कॉलेज से किया, तो मैं उस डिसिप्लिन को काफी मैं मिस करता था। उसमें भी ओपन कुछ चीजें जी, बहुत फ्रीडम ज्यादा फील होता था कि इतनी लाइफ फ्री भी हो सकती है कंपेयर टू अ मिलिट्री स्कूल। फिर उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी गया, मैं यूएस गया, तो डेफिनेटली वो 8 साल जो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स में गुजारे वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग थे। इनिशियली एक कल्चर शॉक होता है आपको, क्योंकि आप हॉलीवुड और टीवी पे जिस तरह देखते हैं, एक्चुअल रियल लाइफ वैसी नहीं होती। जब आप वेस्ट में जाते हैं तो फिर आप रियलाइज करते हैं कि आपका कल्चर, वैल्यूज, वर्ल्ड व्यू बहुत मुख्तलिफ है उनके वर्ल्ड व्यू से, और किस तरह आपने उधर एडजस्ट होना है। तो उन 8 सालों में मैंने अपनी आइडेंटिटी को तलाश किया। अक्सर लोग जाते हैं फिर वापस नहीं आते। 8 साल रहने के बाद फिर कैसे ख्याल है कि वापस आना चाहिए और यहाँ काम करना चाहिए? बिल्कुल, अक्सर लोग पाकिस्तान में ये समझते हैं कि बाहर जाना मुश्किल है, लेकिन बाहर जाना आसान है, बाहर से वापस आना मुश्किल होता है। अब मैं अपनी ज़ात की हद तक कहूँगा कि ये एक बड़ा पर्सनल डिसीजन होता है और हर आदमी को सोच समझ के लेना चाहिए। मेरे लिए जो ड्राइविंग फोर्स थी वो ये थी कि मैं चाहता था कि अगर मैं यूएस में रहूँ तो मैं एक्सेल करूँ, वहाँ फुली पार्टिसिपेट करूँ, और उनकी भी एक ओपन और मेरिट बेस्ड सोसाइटी है। जो लोग अच्छा काम करते हैं वो राइज करते हैं, वो उनको ऊपर जाने का मौका देते हैं। लेकिन उसके लिए एक ज़रूरी चीज़ जो मैंने समझी उस वक्त कि मैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में सोचता था, और मेरी सोचों का महवर पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान के हालात हाज़रा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल रहता था। तो ये एक अननेचुरल सिचुएशन थी कि वहाँ आप एडजस्ट, वहाँ पे मुकम्मल लाइफ गुजारना, आपके माइंड में नहीं पाकिस्तान आता था। तो फिर मैंने एट द पर्सनल लेवल ये कहा कि आई मस्ट बी इन हार्मनी विद माई एनवायरनमेंट। अगर मेरा सोचों का महवर पाकिस्तान है तो मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए और वहाँ कुछ करना चाहिए। फैमिली भी अक्सर कहती है कि नहीं, आपको वहीं रहना चाहिए। जी, फैमिली का क्या है? फैमिली का बहुत ज्यादा ऑपोजिशन था। ये बात है 90s की, 94, 95, 96 था जब मैं वापस आना था। हालात इतने अच्छे नहीं थे, स्पेशली कराची के जहाँ मेरी फैमिली सेटल थी, पेरेंट्स सेटल थे, तो उनका इसरार था कि तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए। तो इस वजह से 8 साल मैं वहाँ रहा। मैंने पहले बैचलर्स किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर मास्टर्स किया, लेकिन इवेंचुअली उनको नाराज़ किया मैंने और मैं वापस पाकिस्तान आया, और तकरीबन अब 26 साल हो गए और पाकिस्तान में सर्व करें। हमसे आपसे मज़ीद भी बात करेंगे, और यकीनन इस हवाले से जो डिसीजन उस वक्त लिया गया यकीनन एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि उसके जो हमें फ्रूट्स और नताइज मिल रहे हैं साउथ पंजाब में हमारे तालीमी इदारों को जिस तरह से अपग्रेड करने की बात, और नए आइडियाज़ और नए शोबाजात, मेन चीज़ है कि यहाँ स्किलफुल एजुकेशन के हवाले से बात की जाती है। एक रवायती तरीक़ाकार चल रहा था तालीम का, उसमें जब उसको अपडेट किया जाता है, नए तरीक़ों से उसको रोशनास कराया जाता है, तो यकीनन स्टूडेंट्स में भी इस हवाले से उनका विजन भी वसी होता है। उसके साथ साथ इस खित्ते की जो डिमांड है, जो शुरू से हम सुनते आ रहे हैं कि एक महरूमियों की बातें सुनते हैं, कहा जाता है कि वसाइल नहीं लगते, लेकिन अगर आपको विजनरी, आपको शख्सियत मिल जाए तो यकीनन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आप उसको आगे लेके जा सकते हैं। ख्वाजा बदर मुनीर साहब, जिस तरह हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि वो अपनी लाइफ बिजनेस में आपको आने का कैसे ख्याल हुआ? सर, हमारी फैमिली
मोर देन 300 ईयर्स से हम मुल्तान में हैं और शुरू से ही बिजनेस फैमिली है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली को अल्लाह ताला ने यहाँ काफ़ी उन्हें बचपन से ख्याल है किसी और सेक्टर फील्ड में नहीं जाना, बिजनेस में ही आना है। जी ऐसे तो ही है। आपके आने से बिजनेस को कितना फायदा हुआ? देखिए फैमिली बिजनेस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आगे बढ़ने के भी काफ़ी चांसेस आपको मिलते हैं। हमारी फैमिली मुल्तान में टेक्सटाइल, लेदर, एडिबल ऑयल, पोल्ट्री फीड्स एंड मोर अदर लाइंस हम उसमें इन्वॉल्व हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेन कॉटन और टेक्सटाइल का सेक्टर है। कॉटन के हवाले से हुकूमत तो बार बार कहती है कि जी बहुत पीक पे हमने पहुंचा दिया, नहीं टेक्सटाइल सर, कहाँ इंडस्ट्री पीक पे हम तो चले हमने गए? बांग्लादेश और इंडिया से भी ज्यादा ऑर्डर ले नहीं लिया सर, हमने। नहीं पीक पे हम कहाँ गए हैं। हम 2015 के बाद हमारा तो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। हम 15 मिलियन बेल्स प्रोडक्शन करने वाली कंट्री कि कॉटन की पैदावार कॉटन कम हो हम तो पिछले साल 5.6 मिलियन बेल पे आ गए। इस साल फिर कोई थोड़ा बेहतर हुआ और ऑलमोस्ट 7.5 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन हमारी हो जाएगी। गई। लास्ट टाइम जो यहाँ चेयरमैन आए थे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, ख्वाजा तनवीर इलियास साहब, तो वो फरमाते हैं कि जी हमने तो काफ़ी ज़्यादा काम किया है, हम तो यहाँ पर मुख्तलिफ वो चीज़ें रोशनास आइडियाज़ लेके आ रहे हैं और यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट्स को अपडेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे इकोनॉमिक जोन बनाने जा रहे हैं, तो वाकई कुछ हो रहा है? सर देखिए उसमें आप पहले डिफ्रेंशिएट कर लेना। पहले जो कॉटन रिलेटेड है उसका, जब तक हम कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, हम जब तक अपनी कॉटन अपने ही डिमांड के मुताबिक प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम उस इंडस्ट्री को सपोर्टिव नहीं हो सकते। कि जब रेट नहीं मिलेगा किसान को तो फिर वो सर कहाँ क्यों नहीं रेट मिल रहा है? देखिए सबसे पहले आपने उस पर सोचा क्या है। आपने जिस तरह एक हमारे यहाँ जिस तरह अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि माफियाज हैं हमारे पास, जो हमारा शुगर माफिया था वो उसने कॉटन को डेवलप ही नहीं होने दिया, उसमें रिसर्च नहीं होने दी। आप कहाँ से डेवलप करके कहाँ तक कॉटन तक पहुंचे, आज फिर आप वहाँ रिवर्स हो गए। आपने कभी इस पे सोचा? आज गवर्नमेंट को फिक्र हो गई है कि हमें बिलियंस ऑफ डॉलर की कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ और रही है। अभी तक हम बचपन से वो एक सुनते आ रहे हैं कि वो एक गुलाबी सुंडी, अभी तक उसका हल नहीं निकाला गया मेरे ख्याल से। सर देखिए उसमें उससे काम कर रहे हैं इंटरनेशनली तो अब ऐसे सीड्स आ गए हैं कि जिनके ऊपर पेस्टिसाइड की जरूरत ही नहीं है, जिसे बायोटेक्नोलॉजीज और डिफरेंट उनके कहते हैं, बीटी सीड कहते हैं। हम वो टेक्नोलॉजी लेके नहीं आए। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा फैक्टर है, हमारा बलूचिस्तान जो है उसमें कॉटन की सोइंग स्टार्ट हो गई है और पिछले 3 सालों हम एक अच्छी प्रोडक्शन वहाँ से लेने लग गए हैं। ठीक है। साउथ पंजाब को कॉटन बेल्ट कहा जाता था, इसमें कॉटन बेल्ट की बात की जाती थी और फिर हमने देखा कि यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री लगी और सारा कुछ। तो इस वक्त जो कॉटन बेल्ट हमारी उसकी क्या हालत है? सर देखें सदर अयूब खान के दौर में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था कि जो कॉटन बेल्ट है वहाँ और इंडस्ट्री नहीं लगेगी, लेकिन इस शुगर माफिया ने वहाँ भी अपनी शुगर मिलें लगाई और कॉटन के बेल्ट तबाह कर दिए। आज फिर हमें उसी रिवाइवल की ज़रूरत है। आज हम अगर कॉटन प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से ले आएंगे इंपोर्ट करने का? एक ही सेक्टर है टेक्सटाइल का जिसको इस गवर्नमेंट ने आके बूम दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि हम ये चावल या ये कॉटन ये बेच के तो हम ऊपर नहीं जा सकते, हमें तो इंडस्ट्री की तरफ जाना होगा। तो फिर फोकस तो विजन सर देखिए रॉ कॉटन तो आप नहीं बेच रहे ना, आप क्लॉथ जो हैं वो आपके वो हर चीज़, बेडशीट्स हो गई आपकी, टेक्सटाइल पूरी आप देखें, आप उसको जब उसमें आप फिनिश गुड्स की तरफ आएंगे तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज वहां से आएगा वो इंडस्ट्री ही तो है ना। आप एक चीज, अभी तो हम पूरी लाइन ही डिस्टर्ब अपनी कर बैठे हैं ना, कॉटन प्रोडक्शन कम करके इंपोर्ट पे। अब जब हम इससे नहीं निकलेंगे, अभी हमने टेक्सटाइल विजन के तहत तकरीबन हमने 2 मिलियन स्पिंडल एंड इट्स रिलेटेड मशीनरी हमने इंपोर्ट कर ली। उसके लिए आज हमें 20 मिलियन बेल्स की डिमांड है हमारी इस वक्त, अगले 1 साल के अंदर हो जाएगी। अब हमें प्लानिंग करनी है कि हम 20 मिलियन बेल का गोल कैसे अचीव करें। वो है नहीं हमारे पास, वो हमारे पास हो जाएगा। हमें सीड्स लेके आने पड़ेंगे, हमें कॉटन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके आना पड़ेगा, उसके बाद आपकी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगी। हुकूमत में इंपोर्ट, जो मशीनरी के इंपोर्ट पर काफी ज्यादा चीजें दी गई थी, इस हुकूमत में इंपोर्ट पर कुछ ज्यादा कहा गया इंपोर्ट नहीं करना। नहीं सर, इन्होंने तो मशीनरी इंपोर्ट करवाई है, इन्होंने बंद टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलवाई है आके। सबसे बड़ा इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का जो बेनिफिट दिया है टेक्सटाइल सेक्टर को, जिसमें 9 सेंट्स पर यूनिट फिक्स कर दिया है। आप स्टडी करें, आपकी सारी बंद इंडस्ट्री चल पड़ी है। अब प्रॉब्लम है रॉ मटेरियल नहीं है कि जहाँ से मतलब कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाया जा सके, फिर आप इंपोर्ट की तरफ जाएंगे तो फिर कास्ट लाजमी बात है, आपके पास डॉलर है नहीं, आपके पास जो है फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम है, डॉलर स्टेबिलिटी नहीं है।
अब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या टेक्सटाइल रिलेटेड वो इंपोर्ट किस तरह करें? आज हमें डॉलर का पता नहीं है, क्या रेट क्या है, हम कहाँ खड़े हैं। अब कॉटन से एक किसान से लेकर सिलसिला शुरू होता है और एक मेन इंडस्ट्री तक जाती है और वहाँ भी इतने बढ़कर काम, तो उसमें हजारों लाखों लोग इस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। आप कॉटन को स्टडी करें, जो कॉटन की छड़ी होती है, जो जिसका वो प्लांट होता है और बाद में वो छड़ी काट के अपने घर में वो देहातों में रखी जाती है, जिसको एज ए ईंधन वो इस्तेमाल करते हैं। आप सिर्फ उसकी कैलकुलेशन कर लेना, कई बिलियंस ऑफ रुपीस की ईंधन जो है वो फ्री मिलती है काश्तकार को। और खासकर जो लेडीज कॉटन पिक करती हैं फील्ड में से, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 8 से 9 बिलियन रुपीस डायरेक्ट उन लोगों के पास जाता है जो इंतहाई गरीब तबका है। मैं तो कहूंगा गवर्नमेंट को, जी अलग बात है कि उस हिसाब से उन मेहनत के हिसाब से वेजेस नहीं मिलते, लेकिन इस हिसाब से जाते सब कुछ मिलता है। देखें, जब एक चीज इंटरनेशनल मार्केट से अब ले नहीं रहे, आज महंगी चीज ले रहे हैं। जब कमोडिटीज ये ओपन मार्केट की चीज है, दुनिया में सस्ती होगी सस्ती मिलेगी, महंगी होगी महंगी मिलेगी। बेहतर आजकल कहाँ आप compete कर सकते हैं जहाँ आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, आपकी यील्ड ज्यादा हो। आज हमारे पास लेटेस्ट सीड हो। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, आज वो 4 करोड़ बेल पे पहुंच गया है। इंडिया के पंजाब की बात सिर्फ कर लो, फिर हम अपने की बात करें तो उससे मैं देखता हूँ कि वो वहाँ वो हमसे कहाँ डेवलप कर गए, सीड डेवलप करके। हमें जब तक गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इट्स रिलेटेड इंडस्ट्री स्पेशली जब तक रॉ मटेरियल कॉटन के ऊपर नहीं सोचेगी, इसमें हमारा बूम नहीं आ सकेगा। लेकिन इस हवाले से हुकूमत को फोकस करना होगा और हुकूमत के पास अब जितना टाइम ड्यूरेशन रह गया है उसमें अगर कोई इसमें इकदाम कर जाते हैं तो यकीनन ये पूरे मुल्क के लिए, उस खित्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित होगा। क्योंकि अगर हम देखें कॉटन की बात करें या दीगर फसलों की बात करें, अभी तक हम सीड्स पे भी काम नहीं कर सके। अभी तक हम मुख्तलिफ जो बीमारी हैं जो फसलों के हवाले से, उनके खात्मे के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और जो चीज़ें मौजूद हैं वो भी कई अक़साम की मौजूद हैं जो कि किसान बेचारा यूज़ करता है, उल्टा उसका नुकसान होता है। तो इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोफेसर डॉक्टर अत्तर महमूद साहब से बात करेंगे कि भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 53,000 स्टूडेंट, ये तादाद कैसे पहुंची, किस तरह से काम किया गया, कितना टाइम लगा, और इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको बताया कि किस तरह से मईशत के जो हालात हैं, किस तरह से कॉटन का रोल है, उसके साथ साथ हमने इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के हवाले से भी बात की। हम जरा आएंगे वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर डॉक्टर अत्तर महमूद साहब के पास। डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने बात की, आप विजन का होना काफ़ी लाजमी है और उसके अलावा प्लानिंग का काफ़ी लाजमी है, टीम का बनाना, टीम को चलाना, वही लोग मौजूद हैं। हम देखते हैं भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो पहले स्टूडेंट की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी। अभी जो लास्ट टाइम एडमिशन हो रहे थे तो दरखास्तों एडमिशन फिल हो रहे थे, तो इसकी रीजन क्या थी? क्या एक नया वो आपने वो चीज इंट्रोड्यूस कराई कि सबकी नजरें इस्लामिया यूनिवर्सिटी, या डिमांड को फिल किया आपने? जी, डिमांड पहले भी थी, लेकिन जो प्रोसेस था एडमिशन का वो इंतहाई कम्बरसम था कि अगर 9,000 सीटें अवेलेबल होती थी तो 3-3.5 हज़ार से ज़्यादा भरी नहीं जाती थी। पब्लिक को उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जाता था। तो जब मैंने वाइस चांसलर के तौर पे चार्ज लिया तो जो पिछली यूनिवर्सिटी में भी जिस तरह के ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस सेटअप किया था, जिस तरह एक सर्विस ओरिएंटेड खिदमत के एटीट्यूड से एडमिशन डिपार्टमेंट सेटअप किया था, उसी तरह हमने इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सेटअप किया। और पहली ही दफ़ा जो एडमिशन कैंपेन था उसमें 58,000 एप्लीकेशंस आई और हमने 8,500 दाखिले दिए, यानी 9,000 को तकरीबन फिल कर दिया आपने। ये मेरा फॉल 2019 का कैंपेन था, फिर फॉल 2020 हुआ, बीच में स्प्रिंग के आए। इस दफा जो फॉल 2021 में हमने एडमिशंस किए तो तकरीबन 1.5 लाख दरखास्तें आई, 1.5 लाख, और हमने 15,000 दाखिले किए। ठीक है। तो इन दाखिलों के साथ यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है, जब मैंने टेक ओवर किया था तो तकरीबन 13,000 थी और अब 53,000 है, और इवेंचुअली ये 75,000 स्टूडेंट्स पे जाके स्टेबलाइज करेगी। तो इसके जो बेसिक प्रेमिस है वो ये है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर अपने पूरे डिवीजन को सर्व करती है, जिसकी जियोग्राफी जो है अगर आप देखें तो 400 किलोमीटर लंबा है, और इसमें बहावल नगर, रहीम यार खान, बहावलपुर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और हमारे साथ जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो राजनपुर हो, चाहे वो लोधरा हो,
जो डीजी खान डिवीजन या मुल्तान डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट हमें जुड़ते हैं, उनके स्टूडेंट्स के लिए भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर एक तो कन्वीनियंट भी है, करीब ज़्यादा है, और दूसरा जो हम एक वैरायटी ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स लेके आए हैं। नए प्रोग्राम जो हम लाए हैं, मिसाल के तौर पे हेल्थ सेक्टर में हमने प्रोग्राम्स ऑफर किए हैं, नर्सिंग का प्रोग्राम लेके आए हैं। मुल्क में आपको नर्सिंग कॉलेज की काफी अहमियत है और बिल्कुल हम देखते हैं उसमें एडमिशन भी काफी ज्यादा होते हैं और दरखास्त एप्लीकेशन तो सबसे ज्यादा आप डिमांड। ये देखिए कि नर्सिंग में हमें नर्सिंग काउंसिल ने 75 सीट्स की परमिशन दी थी, उसके अगेंस्ट 9000 दरखास्तें आई थी कि तकरीबन 150 दरखास्तें एक सीट के अगेंस्ट थी। तो आप समझ सकते हैं कि मेरिट कितना हाई जाएगा। हमारे को 1 दर्जन प्रोग्राम ऐसे हैं, जैसे फार्मेसी है, वेटनरी है, लॉ है, नर्सिंग है, जिनका मेरिट बहुत ऊपर जाता है, जिसमें एक एक सीट के अगेंस्ट 70-70, 80-80 बच्चे अप्लाई करते हैं। तो जैसे 1.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया और 15,000 दाखिले हुए, तो रफली 10:1 रेशियो है जिन बच्चों का इवेंचुअली इस्लामिया यूनिवर्सिटी में फॉल में एडमिशन हुआ। अब जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं उसमें हेल्थ सेक्टर के प्रोग्राम में फिजियोथेरेपी, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये प्रोग्राम्स लेके आए, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और दीगर शोबों में इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग अब नया हमारा आने वाला है। आर्किटेक्चर नया प्रोग्राम हमारा स्प्रिंग से आ रहा है। तो बाज़ प्रोग्राम का आगाज कर दिया जाता है, लेकिन उसको कामयाब बनाना, उसमें फैकल्टी लेके आना, जो तमाम ज़रूरियात होती हैं उसको पूरा करना मेन चीज़ होती है। उसके हवाले से फिर क्या प्लानिंग की गई? क्योंकि इतने सतह पर प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं, स्टूडेंट का भी रिस्पॉन्स आ रहा है, मेन फिर फैकल्टी का आ जाता है कि फैकल्टी होगी तो वो कामयाब चलेगा, उसमें फिर एमफिल और पीएचडी तक जा सकेंगे आप लोग। उसके लिए कितना काम हो रहा है? बिल्कुल, ये सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी अच्छी है तो ना सिर्फ टीचिंग की क्वालिटी अच्छी होगी, रिसर्च होगी और इंस्टीट्यूशन की रेप्यूटेशन बनेगी, अदरवाइज इंस्टीट्यूशन की रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। उस हवाले से जब मैंने ज्वाइन किया तो 450 फुल टाइम फैकल्टी थी और तकरीबन कोई 600 के करीब विजिटिंग फैकल्टी थी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। एज ऑफ नाउ तकरीबन 1100 हमारे पास फुल टाइम फैकल्टी है, जिनमें 500 पीएचडी क्वालिफाइड हैं और तकरीबन 1000 जो है विजिटिंग फैकल्टी है। एचईसी की रिक्वायरमेंट थी, उसको भी मुकम्मल तौर पर पूरा किया हमने, ताकि बाद में ये ना कोई डिपार्टमेंट बंद हो रहे हो। ऐसा हमें इंश्योर करना है, क्योंकि पुराने तजर्बे ने ये बताया कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो पहले शुरू किए गए थे लेकिन फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से 3-4 साल बाद बंद कर दिया गया, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत नुकसान पहुंचा और इदारे की रेप्यूटेशन भी खराब होती। लेकिन अब मैं आपको ये शेयर करना चाहूंगा कि एज ऑफ नाउ ऑल्सो इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है उसमें लेक्चरर्स और एसोसिएट लेक्चरर्स और फुल प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के सिलेक्शन बोर्ड्स हो रहे हैं। तो लेक्चरर की हमने 2 महीने पहले 251 वैकेंसीज एडवर्टाइज की थी, जिसमें 10,600 एप्लीकेशन आई थी और पिछले 8 दिनों से लेक्चरर्स के रिक्रूटमेंट टेस्ट चल रहे हैं, जिसके बाद 10,000 में से 250 क्रीम ऑफ द क्रीम लेक्चरर्स नए रिक्रूट किए जाएंगे, जो कि एक अच्छी फैकल्टी की बुनियाद डालेंगे, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग टर्म में 30-35 साल इस्लामिया में सर्व करना है। अक्सर हम यूनिवर्सिटीज़ के जो हेड्स हैं, वाइस चांसलर हैं, उनसे फाइनेंस का गिला सुनते हैं। जब आपसे मिलते हैं तो आप एक उसी विजन लेके बैठे होते हैं, तो ये मैनेज कैसे हो रहा होता है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं इस आपसे फैक्ट्स और फिगर शेयर करूंगा कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो एनुअल बजट था मेरी ज्वाइनिंग से 1 महीने पहले ही अप्रूव हुआ था। 2.9 बिलियन का ऑपरेशनल बजट था और डेवलपमेंट बजट कोई 300 मिलियन का था तकरीबन। मेरे दौर में 2 बजट्स आए हैं। इस वक्त जो बजट चल रहा है इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, जो ऑपरेशनल बजट है वो 7 बिलियन क्रॉस कर गया है। 7 बिलियन, जबकि जब 3 अरब नहीं था जब मैंने ज्वाइन किया था, तो उसमें 50% जो था वो एचईसी की ग्रांट थी। आज जब 7.2 बिलियन हमारा ऑपरेशनल बजट है, इसमें 80% ओन सोर्स इनकम है, सिर्फ 20% जो है वो गवर्नमेंट की ग्रांट है। यानी यूनिवर्सिटी एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल की तरफ जा रही है। नए डिपार्टमेंट्स भी बने, नई हायरिंग भी हुई और उसके बावजूद बजट है वो 7 बिलियन पे पहुंचा। जहां यूनिवर्सिटी ने अपने शहर में 3 बिलियन की पहले इकोनॉमी क्रिएट की थी, अब यूनिवर्सिटी ने 7 बिलियन की इकोनॉमी क्रिएट की है। जब मैंने ज्वाइन किया तो तकरीबन 2400 एम्प्लॉइज थे। इस वक्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 4400 एम्प्लॉइज हैं। तो तकरीबन पिछले 2.5 साल में हमने 2000 नई जॉब्स भी दी हैं, जिसमें जैसे मैंने बताया कि फैकल्टी की तकरीबन 600 से ज्यादा पोजीशंस हमने ऐड की हैं और आगे 6 महीने में मजीद कोई 500 फुल टाइम फैकल्टी हम ऐड कर रहे हैं, जो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान है। जैसे मैंने कहा 75,000 पे जाना है। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, बिल्डिंग्स नई बना रहे हैं। जो फिजिकल प्लांट है, जब मैं फिजिकल प्लांट कहता हूं यानी एकेडमिक बिल्डिंग्स, हॉस्टल्स, सपोर्टिंग फैसिलिटीज, ये जो 4 ईयर टेन्योर है मेरा, जिसमें 2.5 साल हमें हो गए, हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान बनाया और उसके लिए को लेके चल रहे हैं और उसके लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन की। तो इस वक्त तकरीबन 12 बिलियन रुपीस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स
इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, जिनमें 1/3 तकरीबन 4 बिलियन रुपीस हम अपने एनुअल डेवलपमेंट फंड से कर रहे हैं। 4 बिलियन रुपीस की हमने फेडरल गवर्नमेंट से पीएसडीपी में PC1 अप्रूव कराया और 4 बिलियन का हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बिल्ड एंड ट्रांसफर मोड में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे और आपसे ये भी जानेंगे कि आपने यूनिवर्सिटी को सेल्फ रिसोर्सेज के हवाले से किस तरह से लेके आए, किस तरह से खुद से जो इनकम के जराए वो भी जरा आपसे जानेंगे। नाज़रीन, ये काफ़ी ज़्यादा अहम बात थी कि डिपार्टमेंट्स भी बने, उसके साथ साथ फैकल्टी को भी लेके आना, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी की जो बजट है, इनकम है, उसमें भी इजाफा करना। यकीनन ये काफ़ी एक बेहतरीन प्लान है और उसको मज़ीद कामयाब होना चाहिए। हम जराएंगे ख्वाजा बदर मुनीसा के बाद। ख्वाजा साहब, जिस तरह हम कॉटन बेल्ट की बात की, हमने शुगर की बात की, आजकल जो करेंसी के हवाले से जो एक कॉमन मैन है, अब पहले तो खैर लोगों को नहीं मालूम होता था कि डॉलर की क्या अहमियत है, लेकिन एक दो तीन साल में जिस तरह से डॉलर की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके बाद आटा घी हो गया, उसके अलावा पेट्रोलियम प्राइसेस, अब आम आदमी भी अवेयर हो गया कि डॉलर जब करेंसी डीवैल्यू होती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आम आदमी को भी होता है। अगर ये डीवैल्यू का सिलसिला जारी रहता है, हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाती, तो फिर हालात किस समत में जाएंगे? या आपको लग रही है हुकूमत की प्लानिंग कि यार इसको कुछ किसी स्टेज पर रोक लिया जाए? देखिए सर, आपके पास डॉलर कहाँ से आएंगे? तो 3 चीज़ें हैं, या एक्सपोर्ट करेंगे आप, या आप जो है वो मैन पावर बाहर भेजें, टेक्निकल लोगों को भेजें। हमारी एक साउथ पंजाब का एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बाहर काम कर रही है। राजनपुर, डीजी खान, मुल्तान, इस गवर्नमेंट की बहुत अच्छी चीज़ थी, इन्होंने उनको इंसेंटिव दिए कि आप अपनी जो रिमिटेंसेज हैं वो ऑफिशियली भेजें, बेनिफिट्स दिए, काफ़ी पैसा आया। अब तीसरा एक सेक्टर जो हमारे पास ओपन हो रहा है वो है आईटी का। ठीक है, आईटी एक्सपोर्ट का। ये हमें एक कोविड के बाद एक नया बिजनेस हमें कहीं मिल गया है। आप अपने शहर डॉलर ले सकते हैं, आप अपने शहर मुल्तान में देखें, बड़े शहरों में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची तो पहले आईटी एक्सपोर्ट करने वाले इदारे थे, आज हमारे यहाँ भी ओपन हो गए हैं। बिल्कुल। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ डॉलर ले आने के ये 2-3 चीज़ें हैं। एक्सपोर्ट मेन है, मैन पावर है, इनको ले जाएं। मैं तो कहूँगा कि लोग भी क्या रोल अदा करना सर देखें, चैम्बर तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो करता है और उसके साथ उनका तावन करता है जो भी इम्प्लीमेंट हो सके। वैसे मेरी ओपिनियन के अंदर ये है कि हम टेक्निकल एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट करें। हमारे पास यूथ काफ़ी है, आगे नौजवान नस्ल जो पढ़ के आ रही है या जिसको तालीम इतनी हाई नहीं जा सकता, उसको टेक्निकल एजुकेशन दे के उसको एक्सपोर्ट कर। लेकिन हमारे नौजवान अक्सर ये भी गिला करते हैं कि हम एजुकेशन मुकम्मल करते हैं लेकिन इंडस्ट्री हमें जॉब देने को तैयार नहीं होती। तो इस सवाल से चैम्बर कोई एग्रीमेंट हो रहे हैं, कोई सवाल से? सर बिल्कुल, आप देखें आपके गवर्नमेंट के जितने एक्सपोर्ट जोन्स बने हैं, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं, उसमें आपके चाइनीज बाहर लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। चाइनीज की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है यहाँ और वो इसको बढ़ाते जा रहे हैं। मैं खुद एक बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस के साथ रिलेट करता हूँ, टाइल्स के साथ। चाइनीज़ ने अपनी यहाँ इंडस्ट्रियाँ लगा ली हैं क्योंकि इंपोर्टेड मटेरियल बहुत महंगा हो गया, वही चीज़ यहाँ प्रोडक्शन होकर फिर रेंज में आ गई है। लेकिन जो आम स्टूडेंट जो टेक्निकल एजुकेशन मुकम्मल करते हैं उससे कैसे मौका मिलेगा हमारी इंडस्ट्री? सर जब इंडस्ट्री होगी, लगेगी, तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड होगी, उसको बाहर जाने के भी चांस मिलेंगे, यहाँ वर्क के भी चांस मिलेंगे। मैक्सिमम अभी पिछले दिन चैम्बर के अंदर गवर्नर स्टेट बैंक आए हुए थे, वो बता रहे थे कि और भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी इदारे यहाँ आ रहे हैं जो यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। हम लोकल इंडस्ट्री को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं और इसके लिए हुकूमत ने कोई रायती पैकेज दिए हैं कि जो सर इंडस्ट्री का कारोबारी है वो अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे लगाए? सर इंडस्ट्री के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरह टेक्सटाइल को इन्होंने सस्ती बिजली दी तो पूरी टेक्सटाइल सेक्टर ही रिवाइव कर गया। इसी तरह बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं, अगर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी सस्ती मिलेगी तो वो ऑटोमेटिक रिवाइव कर। सबसे मेन कंपोनेंट पार्ट जो कॉस्ट का है ना, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, उसके रेट है। सेकंड, हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल स्टेट में अब जगह ही नहीं बची है, उसके जो रेट्स हैं वो काफी ज्यादा हो गए हैं, तो उसके लिए कोई नई जगहों जी बिल्कुल नई जगह अभी सुनने में आ रहा है कि मुल्तान जलालपुर रोड के ऊपर एक इंडस्ट्रियल स्टेट आ रहा है, मुजफ्फरगढ़ के करीब आ रहा है। इसी तरह मोटरवेज के करीब जितने भी एरियाज खाली पड़े हुए हैं वहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अनाउंस कर रहे हैं। इवन के विहाड़ी में भी बहुत अच्छा बन गया है, रहीम यार खान में भी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी लेके आनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजीज लेके आनी पड़ेंगी, फिर हम जो है वो रिवाइवल कर सकेंगे। यकीनन इस हवाले से जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ इंडस्ट्री है उसको हमने परवान चढ़ाना होगा, तभी जाकर इस खिते की
खिदमत हो सकती है, जहाँ के नौजवानों को मौका मिल सकता है, मुल्क की खिदमत हो सकती है। जब तक हमारी मईशत मजबूत नहीं होगी तब तक हमें फिर मसाइल का सामना रहेगा और यकीनन मुश्किलात होती हैं, लेकिन मुश्किलात को अबूर करके आगे जाना मेन चीज़ होती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप बता रहे थे कि जो यूनिवर्सिटी की इनकम उसमें इजाफा हुआ, तो उस सेल्फ में कौन से ऐसे रिसोर्स जिनको आपने यूज़ किया जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी अपनाना चाहिए, जो हर वक्त बजट के मसाइल सुनते हैं, टीचर्स की तनख्वाहों के मसाइल सुनते हैं और प्रमोशन की डिमांड की जा रही होती है, लेकिन नई हायरिंग की डिमांड की जाती है, लेकिन वो स्टेप नहीं ले पाते। तो उसमें वो कौन से वसाइल हैं जिनको यूज़ करना चाहिए जिससे उनकी इनकम में यूनिवर्सिटी के बजट में इजाफा हो सकता है? सबसे पहले तो जो मैंने बताया था कि हमने इनरोलमेंट जो थी, हमने जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसके रेप्लिका प्रोग्राम्स आफ्टरनून शिफ्ट, यानी कि 12 बजे तक जो शिफ्ट चलती थी उसके बाद 12 से 4 भी एक शिफ्ट शुरू की, ताकि ज़्यादा बच्चे यहाँ जहाँ एक सेक्शन अगर मैथ पढ़ता है तो 2 सेक्शन पढ़ सकें, अपनी बिल्डिंग्स की ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन की जाए, 3 शिफ्टों में क्लासेस हों, 6 डेज अ वीक क्लासेस हों। हमने अपनी जो बसेज हैं फ्लीट में थोड़ा इजाफा भी किया और तकरीबन हर कैंपस से 60 किलोमीटर रेडियस तक पिक एंड ड्रॉप सर्विस दी, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में फीमेल एनरोलमेंट हमारी बढ़ी। जिन इलाकों में हमारे कैंपसेज हैं, रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावल नगर, वहां बच्चियों के लिए डे स्कॉलर के तौर पे आना पेरेंट्स के नज़दीक ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, हॉस्टल में प्रेफर नहीं करते बहुत सारे पेरेंट्स। तो इस तरीके से इनरोलमेंट जब हमने बढ़ाई तो उससे एक जो कैश फ्लो हमारे पास आया। उसके बाद हमने जो दूसरी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा कि तकरीबन 6 महीने पहले हमने इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में डेवलप्ड 3 कॉटन के सीड्स जो हैं उनकी ऑक्शन की, रॉयल्टीज़ की, और तकरीबन उससे एक्सपेक्टेड हमारी इनकम 100 मिलियन रुपीस अ ईयर की इनकम है। और हमारे सीड की जो आगे सीड कंपनी सेल करेंगी, लेकिन हम उनको जो प्री बेसिक सीड है वो हम जनरेट करके दे रहे हैं, और वो जेनेटिकली डेवलप्ड सीड्स हैं। हमारे कॉटन साइंटिस्ट हैं इकबाल बंदेशा साहब, ये तो वो सीड्स हैं जो मैच्योर हो चुके थे। आगे पाइपलाइन में 2-3 और सीड्स आ रहे हैं जिनका बेसिक पर्पस ये है कि जैसे भाईजान ने बात की हमारे के जो पेस्ट के अटैक्स हैं, जो वायरस के अटैक्स हैं, और उसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हैं और सॉइल के अंदर जो फर्टिलिटी कम हो रही है, उसकी वजह से ऐसे सीड्स चाहिए कि जो अडेप्ट कर सकें इन चेंजेस से और उसके बावजूद यील्ड दें। तो हमारे साइंटिस्ट ने, डॉक्टर बंदेशा साहब ने किया है, नेशनल कॉटन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, फेडरल गवर्नमेंट उनको रिकग्नाइज किया गया कि वो हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट हैं। तो कॉटन में हम काम कर रहे हैं। सेकेंडली हमारे यंग साइंटिस्ट थे डॉक्टर अली रजा, जिन्होंने चाइना से इंटरक्रॉपिंग की टेक्नोलॉजी, जिसमें सोयाबीन और मेज को एक ही खेत के ऊपर काश्त किया जाता है कि वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करें। सोयाबीन एक लेग्यूमिनस क्रॉप होती है, वो मकई की प्रोडक्शन भी बढ़ाती है, और सोयाबीन खुद जो है पाकिस्तान में तकरीबन $2 बिलियन तक उसका इंपोर्ट बिल चला गया पोल्ट्री फीड की वजह से, और एडिबल ऑयल का बिल दूसरी तरफ $6 बिलियन पे जा रहा है। तो अगर सोयाबीन जो एक मैजिकल क्रॉप है, जो पाकिस्तान में 3 दिहाइयों पहले से कोशिश हुई लेकिन फेल हो गई, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने उसको इस रीजन से अडेप्ट करके सक्सेसफुली फार्मर के लिए ऑलमोस्ट, जिसे कहते हैं कि गन्ने से जितनी इनकम हो रही है उस लेवल पे डेमोन्स्ट्रेट किया है, और ये अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के साथ मिलकर हम लोग रोल आउट कर रहे हैं। तो अगर वो हो जाता है तो उसके बाद उस खिते पे क्या इसके इस पे ये आएगा कि हमारे जो फार्मर्स हैं, जो 6-7 अरब डॉलर इनिशियली, जो सोयाबीन का $2 अरब है, फिर एडिबल ऑयल के $5-6 अरब हैं, और ये बढ़ भी रहे हैं क्योंकि हमारी पोल्ट्री की कंजम्पशन बढ़ रही है, और इंटरनेशनली सोयाबीन की प्राइसेस भी शूट अप कर रही हैं। तो अगर हम अपना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो अरबों डॉलर बजाय बाहर भेजने के अपने फार्मर्स को हम वो देंगे, और फार्मर्स जो होंगे प्रॉस्पेरस होंगे। थर्डली हमारी यूनिवर्सिटी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है गवर्नमेंट के साथ मिलके, जहां यूएई में और रशिया में एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है रेन एनहांसमेंट की। तो चोलिस्तान में तकरीबन 6 मिलियन एकड़ से ज्यादा एरिया मौजूद है जिसको अंडर कल्टीवेशन लाया जा सकता है, अगर वहां पे जो बारिश है उसको एनहांस कर दिया जाए। तो वो सिस्टम हम लोग डिप्लॉय करने जा रहे हैं। तो ये काफी कॉस्टली होगा उसके लिए। जी, इनिशियल उसमें तकरीबन 10 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो उसका रिटर्न है वो हमारा जो जीडीपी है पाकिस्तान का $300 अरब, उसमें तकरीबन ओवर 10 ईयर्स 5% तक की ग्रोथ आ सकती है। तो आप ये देखें कि अगर 10 अरब से 12 अरब रुपए इनिशियली लगाए जाएं और उससे हम $10 अरब से लेके $50 अरब अपना जीडीपी बढ़ा लें,
सिमिलरली कॉटन की इस दफा जैसे भाईजान ने बताया कि 7.58 मिलियन बेल्स हुई हैं, इसमें 45% एरिया पे इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सीड्स कास्ट हुए हैं पाकिस्तान में। तो इवेंचुअली जब रिवाइवल होगा तो हर 1 मिलियन बेल्स जो हैं फिनिश्ड टेक्सटाइल प्रोडक्ट में $1 बिलियन का इजाफा करती हैं। बिल्कुल। तो जो मैंने आपको तीनों प्रोजेक्ट्स बताए हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो 5 से 10 अरब डॉलर पाकिस्तान की इकोनॉमी में ऐड कर सकते हो सकता है उसमें यकीनन, और इसमें हमारे साइंटिस्ट और हमारी यूनिवर्सिटी एक कलीदी रोल प्ले कर रहे हैं। अक्सर हम रिसर्च के हवाले से यकीनन ये वो प्रोजेक्ट हैं जो अगर वो कामयाबी से जारी रहते हैं तो यकीनन उसके काफ़ी पॉजिटिव नतीजे सामने आएंगे। रिसर्च के हवाले से हम जरा बात कर लेते हैं। रिसर्च के हवाले से अक्सर हम गिला भी सुनते हैं कि हमारे यहाँ उस तरह रिसर्च पर काम नहीं किया जा रहा। हमारे यहाँ जो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश भी होते हैं तो उस पर भी इतराज़ात आ रहे होते हैं, और बात ये भी होता है कि स्टूडेंट्स के वो जो टीचर्स हैं वो लिखवा रहे होते हैं। तो इसको किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं? रिसर्च क्योंकि पूरी दुनिया तहकीक पे काम कर रही है, और हमारे यहाँ जो दरसगाहें मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर ब्रेक के बाद तफसीली बात करेंगे कि रिसर्च को हम किस तरह से मज़ीद काम कर सकते हैं। जिन चीज़ों पर रिसर्च की गई तो हम बात करें कि $1 बिलियन का फ़ायदा हो सकता है। अगर बाकी चीज़ों पे हम रिसर्च करें, बेहतर बनाएं हमारे इदारे, तो यकीनन इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए, इस मुल्क के जो हालात हैं वो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने जाना कि जिस तरह में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब बता रहे थे किस तरह से रिसर्च पर काम हो रहा है, किस तरह से कॉटन के हवाले से जो सीड है, उसके साथ साथ बारिशों के हवाले से हमने बात की। हम मज़ीद ज़रा बात करते हैं ख्वाजा बदर मुनीर साहब से। ख्वाजा साहब, जिस तरह आपने भी जाना, आपको भी यकीनन सुनकर अच्छा लगा होगा कि किस तरह से आप गिला हम कर रहे थे कि सीड पे काम नहीं हो रहा। जो काम इस तरह हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? मजीद मुल्तान में कितना काम होना चाहिए? बाकी सर देखें, गवर्नमेंट के ऑलरेडी इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर डॉक्टर साहब ने जिस तरह जिक्र किया है, इतनी डेवलपमेंट और इतनी मेहनत के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इसी को ही प्रमोट किया। कॉटन देखें, ये मल्टीप्लाई होती है। ये सीड, एक सीड चाहिए जस्ट एक पौधे के लिए, तो वो मल्टीप्लाई के जरिए हम फौरी तौर पे अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और रिक्वायरमेंट फिलअप हो सकती है। जिस तरह माशाल्लाह इन्होंने बताया कि हमारा 60% तक इस्लामिया यूनिवर्सिटी का सीड यूज़ हुआ है, तो इसको फर्दर भी एक्सपेंड किया जाए। और मैं तो कहूँगा कि बलोचिस्तान जो है उस पर फोकस किया जाए। वहाँ लैंड जो है कल्टीवेशन के लिए पंजाब के बराबर है, बिल्कुल ऐसी, और वेदर भी बहुत अच्छा है। उनका मेन प्रॉब्लम वाटर का था, जो सोलर की वजह से हल हो गया। मैं तो आपके तवज्जो से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि सोलर के ऊपर जो अभी आपने मिनी बजट में टैक्स लगाया है, इसको ख़त्म करें। तो काफी इलाका जो है, आप बलूचिस्तान में देख लें, वहाँ रेवोल्यूशनरी चेंज आ गया है। वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी के काफी ज्यादा अखराजात हैं। सोलर एक मुतबादिल ऑप्शन है, उस पर भी टैक्सेस होंगे तो मुश्किल हो जाएगा। सर मेरे बलूचिस्तान में चंद मिलने वाले हैं, वो कहते हैं हमारे पास तो फॉर इसके लिए कल्टीवेशन के लिए पानी जो है, सोलर हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हमें पानी नहीं था हमारे पास, उस पर टैक्स लगाया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको खत्म किया जाए ताकि वहाँ ज्यादा से ज्यादा एरिया कल्टीवेशन की तरफ आए। इसमें जो हुकूमत की तरफ से मिनी बजट पेश किया गया, अब हुकूमत अपनी मजबूरियां अपने साल को भी बताती है, लेकिन अगर इन चीज़ों पे टैक्सेस होंगे तो यकीन है जो हम एक नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एक नए इंडक्शन की बात करते हैं, एक नए मीडियम को अडॉप्ट करने की बात करते हैं। पहले हुकूमत कहती है फ्यूल ज़्यादा महंगा है, हमारा सारा खर्चा उस पर हो जाता है, तो फिर जब सोलर से जो अगर कोई एनर्जी लेना चाहता है वो भी इसकी भी कास्ट में इजाफा हो जाएगा, तो फिर दोबारा हमें उस तरफ जाना होगा और वहाँ पहले से काफ़ी हाई रेट है, तो यकीन इसमें मुश्किलात का सामना होगा। और साहब लास्ट में जरा हम आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त जो मुल्तान की सूरत हाल है, साउथ पंजाब की सूरत हाल है, इसमें हुकूमत को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से काम करना चाहिए? जो अभी तक 4 सालों में काम किया गया, क्या आप मुतमिन है या मजीद कुछ स्टेप 1 साल जो रह गए उनमें उनको लेना चाहिए? सर साउथ पंजाब को बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। आप साहिवाल से ऊपर चले जाएं, वो पंजाब और है, ये पंजाब और है। सर आज भी हमारा राजनपुर देख लें, अलीपुर डिस्ट्रिक्ट, आज तक हम मुजफ्फरगढ़ अलीपुर रोड नहीं बनवा सके। आज तक हम अपने इंटीरियर पंजाब की रोड्स नहीं बनवा सके, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं करा सके। इन्होंने प्रोविंस बनाने का तो वादा कर दिया है, यहाँ सेक्रेटेरिएट भी आ गया। मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम 100% ना सही तो 50% तो शेयर इधर भी दे दें। जो बात की गई कि हम इतने बिलियन रुपीस साउथ पंजाब के लिए मुख्तस किए हैं 35% के हिसाब से, तो वो यकीनन लगने भी चाहिए और नज़र भी आने चाहिए। और जो काम हो उसमें भी थोड़ा मेरिट का भी ख्याल रखा जाए। जो तरक्याती काम हो रहे हैं लेकिन उसमें फिर
हुकूक शबाब भी सामने आते हैं, फिर रोज़ाना हम देखते हैं एंटी करप्शन भी एक्शन में नज़र आ रहा होता है, नैब भी। तो इसमें भी हुकूमत को चाहिए कि जो साउथ पंजाब का जो शेयर है, जो इस बजट में अनाउंस किया गया था, वो बजट खर्च करना चाहिए। अब 5-6 महीने ही रह गए, उसके बाद फिर नया बजट आ जाएगा, तो जो बिलियन रुपीज़ का वादा किया गया था तो वो खर्च हों, ताकि आवाम को नज़र भी आए कि उन्होंने जो हुकूमत मुंतखब की उन्होंने उनके लिए कुछ किया। डॉक्टर साहब, जिस हम रिसर्च के हवाले से बात कर रहे थे, सीट्स पर रिसर्च हुई, उसके हम फ्रूट्स भी देख रहे हैं और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर नतीजे आएंगे। रिसर्च को हम मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं? स्टूडेंट को रिसर्च में BS लेवल, फिर MPhil, फिर हम PhD लेवल पे जाते हैं, हम देखते हैं शुरू से ही हमारे यहाँ एक तरीकाकार ही नहीं है कि लैब्स की तरफ लेके जाना, एक जगह पे फोकस करना। तो इसको हम किस तरह से लेके बेहतर बना सकते हैं? सबसे पहले तो जिस बात की ज़रूरत है कि रिसर्च की जाए अप्लाइड, जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं इंडस्ट्री में, सोसाइटी में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जो मुल्क की नीड्स हैं उस पर फोकस किया जाए। अभी बहुत ज़्यादा जब फोकस होता है हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश करने में, सिर्फ और सिर्फ फोकस ये होता है कि रिसर्च एक जर्नल में पब्लिश हो जाए और प्रमोशन के लिए काउंट हो जाए। बिल्कुल ऐसे इस माइंडसेट को हमें चेंज करना होगा। हमें अपने रिसर्चर्स को कन्विंस करना होगा कि अगर उनकी रिसर्च का लोकल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, और बेशक वो किसी वर्ल्ड क्लास जर्नल में नहीं भी छपी हुई, लेकिन वो उनकी प्रमोशन के लिए ज़्यादा वेटेज रखेगी। साथ साथ फैकल्टी को, जैसे हम अपनी यूनिवर्सिटी में एक पॉलिसी लेके आए हैं कि फैकल्टी की जो इंडस्ट्रियल एंगेजमेंट है, जहाँ फैकल्टी कम्युनिटी, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेंसी कर सकता है, उसको टोटली हमने जिसे कहते हैं डीक्रिमिनलाइज किया और उसको टोटली रेकमेंड और अलाउ किया। इसका फायदा ये है कि जो टीचर्स खुद इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, जब वो क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो बच्चों को बेहतर पढ़ा सकते हैं, बेहतर एग्जाम्पल दे सकते हैं, साथ में बच्चों को एंगेज कर सकते हैं ताकि बच्चे ड्यूरिंग स्टडीज ही इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दें। और फिर बजाय इसके कि आपका एक कैरियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट ऑफिस हो, अगर आपके 1000 फैकल्टी में से 300-400 भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो वो 300-400 आपके कैरियर काउंसलर्स और प्लेसमेंट ऑफिसर्स बन जाएंगे और आपके सारे बच्चे जो हैं वो इंडस्ट्री में इजीली प्लेस हो जाएंगे। तो एक लास्ट बात हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अदारों के साथ एफिलिएशन, अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ अगर एफिलिएशन, उसके लिए कितना काम किया जा रहा है? अगर हमारे बाहर की जो मेन जो कि हम रैंकिंग में पहले नंबरों पे हैं या टॉप 100s में, उनके साथ अगर हमारे इंस्टीट्यूट के एग्रीमेंट होंगे तो वो ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा। तो इस हवाले से कितना काम हो रहा है? अच्छा, डेफिनेटली ये तो एक ग्लोबल विलेज है, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है और इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंकअप कर रहे हैं। जैसे हमने चाइना के साथ सिचुआन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU किया, जिसके तहत हर साल 20 हमारे फैकल्टी मेंबर्स PhD करने के लिए जा रहे हैं, जिसकी टोटल फीस वो बेयर कर रहे हैं, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना हमारी यूनिवर्सिटी। और इस तरह की और अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हमारी यूनिवर्सिटीज अपनी इंडस्ट्री, अपनी कम्युनिटी, अपनी गवर्नमेंट के साथ एंगेज हों, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रुपल हेलिक्स मॉडल। तो हमारी यूनिवर्सिटी में हमने हर फैकल्टी लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस के इवेंशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि जहां पे जो इंडस्ट्री है, चेंबर है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है, जो कम्युनिटी है उसकी रिप्रेजेंटेशन है, और फिर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, ताकि तीनों एक दूसरे से जो डिमांड्स हैं एक दूसरे को समझें। जो इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट को पॉलिसी के लिए रिकमेंडेशन, उसमें बेहतरी। लास्ट में कल्चर, हमारा काफी रिच कल्चर की बात की जाती है, सराइकी रिसर्च स्टडीज भी स्टार्ट की गई, उसके लिए कितना काम हो? जी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो चूंकि सराइकी वसेब का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, 1925 से स्टैब्लिश्ड है, तो हमारे 2-3 इनिशिएटिव्स हैं। एक तो चोलिस्तान हेरिटेज एंड रिसर्च सेंटर हमने स्टैब्लिश किया, सिंडिकेट ने अप्रूव किया, और बच्चों से फीस में 150 रुपए पर सेमेस्टर चार्ज होते हैं, ताकि एक फंड जनरेट हो। क्योंकि जो रिच हेरिटेज है ये अक्सर लो प्रायोरिटी होती है, इसके लिए फंडिंग नहीं होती। आइडियाज बड़े अच्छे होते हैं कि एक चोलिस्तान हेरिटेज म्यूजियम अगर हमने बनाना है तो फंड्स उसके लिए चाहिए, तो इस तरीके से हमने एक सेल्फ सस्टेनिंग फंडिंग मॉडल उसका जनरेट किया। दूसरा, हमारे रीजन में कोई 7000 साल पुरानी हाकड़ा की तहजीब है, जो हाकड़ा दरिया यहाँ बहता था, उसमें तकरीबन 400 छोटे बड़े गांव हैं और एक बहुत बड़ा शहर है गवेरी वाला, जो लियाकतपुर के करीब है। तो उसमें डॉक्टर रफीक मुगल साहब के पास एक लाइसेंस है और इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पास जॉइंटली अभी हमारा एक्सपेडिशन है जो एक्सकवेट कर रहा है, जिसको हम 7000 साल पुरानी तहजीब का म्यूजियम बनाने जा रहे हैं, जो चीजें जमीन के नीचे से मिल रही हैं। लेकिन डॉक्टर अत्तर महबूब साहब, आपका शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आए। ख्वाजा बदर मुनी साहब, आपका शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, जिस तरह आपने जाने किस तरह से काम होना है, और यकीनन किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, उस मकसद को अचीव करने के लिए स्ट्रगल के साथ साथ टीम का होना, उसके साथ साथ जितने भी एक अच्छे आइडिया के साथ आप चलेंगे तो यकीनन कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। और इस तरह हम सब, हमारी तरफ भी यही पैगाम है कि हमारे नौजवानों को, हम सबको कि मेहनत,
गोल और टारगेट को अचीव करने के लिए रुकावटें आएंगी, लेकिन उन रुकावटों को अबूर करके आगे जाना है, इधर उधर नहीं जाना। मंजिल अगर आपके सामने है तो मंजिल की तरफ जाएं और अपनी मंजिल को हासिल करें। आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान बिलाल खान नियाजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।